कहानी की शुरुआत में ही हम हमारे मेन कैरेक्टर ऊषा को देखते हैं, जो कि बोलता है मेरा मिडिल स्कूल कुछ खास नहीं रहा, लेकिन अब से हाई स्कूल में मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता हूँ और यहाँ मैं अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरीज बनाऊंगा। तभी वो लाइब्रेरी में एंटर करता है और उसकी नजर लास्ट बेंच पर बैठी हुई एक लड़की पर जाती है, जो कि बुक पढ़ रही होती है। उस लड़की को देखते ही ऊषा को उस पर क्रश आ जाता है और वो सोचता है काश ये स्कूल लाइफ टाइम मैं उस लड़की के साथ बिता पाऊँ। लाइब्रेरी में बुक्स को रखते हुए भी वो सारे टाइम बस उस लड़की को ही देख रहा था। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और बोलता है काम जल्दी खत्म करो, हमें जल्दी घर भी जाना है। और वैसे तुम अकेले रहने वाले हो ना? जिस पर उसका खुश होते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मैनेजर से बात कर ली है और मैं उसे देखने ही जा रहा हूँ। अब वो स्कूल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हुए बोलता है मैं बस एक फ्री लाइफ चाहता हूँ और ये जगह कितनी अच्छी है। यहाँ पर भले ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये जगह काफी अच्छी है। एक ऐसी आजाद जिंदगी जहाँ पर कोई मुझे रोक टोक करने वाला नहीं होगा और यहाँ मैं जैसे चाहे वैसे रह सकता हूँ। तभी वो देखता है कि एक अजीब सा आदमी स्कूल की जाली से अंदर को झाँक रहा होता है और तभी वो सोचता है कि उसे पुलिस को बुला लेना चाहिए। तभी वही अजीब सा आदमी बोलता है ऊषा कुन, तो ये तुम हो? ऊषा डर जाता है और हैरान होता है कि आखिर इसे मेरा नाम कैसे पता। वो आदमी काफी अजीब होता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें भी ग्रेड स्कूल पसंद है? ऊषा उससे बोलता है क्या तुम थोड़े से पागल हो? तभी यहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और वो बोलता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है? और जब ऊषा उस आदमी के बारे में उसे बताता है तो वो उसे पकड़ लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर ऊषा यहाँ से भाग जाता है। पीछे से वो आदमी चिल्लाता रहता है ऊषा कुन मेरा इंतजार करो। अब ऊषा एक कवाई कॉम्प्लेक्स के पास पहुँच जाता है, जहाँ एक ओल्ड लेडी उससे पूछती है आखिर क्या हुआ बेटा? अब वो ग्रैंड माँ ऊषा को अंदर ले आती है और कॉम्प्लेक्स घुमाने लगती है और अब उससे पूछती है तो क्या तुम चाय पहले लोगे या अपना रूम पहले देखोगे? जिस पर ऊषा बोलता है कि मुझे अपना रूम पहले देखना है। अब ऊषा देखता है कि रूम तो काफी ज्यादा बड़ा है। तभी वो ओल्ड लेडी यानी वो ग्रैंड माँ बीच में एक पर्दा लगा देती है और बोलती है ऐसे ये 2 रूम बन जाते हैं। क्या बोल रहे हो ये आप? क्या मेरे साथ एक रूममेट भी रहेगा? तभी पीछे से वही अजीब आदमी कर बोलता है ये अच्छी बात नहीं है ऊषा, तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया। ऊषा उसको देखकर डर जाता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है प्लीज प्लीज मत कहना कि ये मेरा रूममेट है, प्लीज मत कहना। और वो बुढ़िया कहती है कि हाँ ये तुम्हारा रूममेट है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बीच में ये दीवार जो है। ऊषा बोलता है क्या पागल हो गए हो, वो सिर्फ एक पर्दा ही तो है। अब ग्रैंड माँ उस बंदे का नाम शिरो बताती है और बताती है कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये थोड़ा वियर्ड है और थोड़ा ठरकी भी, लेकिन खतरनाक नहीं है। ऊषा बोलता है चाहे जो भी हो, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मेरी बात हुई थी कि मैं अकेला रहूंगा, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। और ऐसा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और अब जैसे ही वो गेट खोलता है उसके सामने वही लाइब्रेरी वाली लड़की होती है। ऊषा सोचने लग जाता है क्या ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर ये कोई जाल है। अब ग्रैंड माँ और शिरो उस लड़की का वेलकम करते हैं और उसका नाम कवाई रित्सु बताते हैं और उसे ऊषा से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस पर वो लड़की काफी क्यूट तरीके से खुद अपना नाम कवाई रित्सु बताती है और यहाँ हमारा लोंडा ऊषा पिघल गया। ग्रैंड माँ बताती है कि तुम दोनों सेम ही स्कूल में हो, जिसके बाद ऊषा उससे बात करने की कोशिश करता है और बोलता है आपको याद है हम लाइब्रेरी में मिले थे? जिस पर रित्सु साफ साफ मना कर देती है। ऊषा सोचता है हाँ शायद मैं ही आपको देख रहा था। अब वो उससे बात करने की कोशिश करता है, उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन एक जगह पर आते ही रित्सु उसके सामने कटाना रख देती है और बोलती है ये है गर्ल्स एरिया। इसके बाद ओल्ड लेडी उसे आकर बताती है कि यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक बॉयज एरिया और एक गर्ल्स एरिया, और अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। इसके बाद वो अपनी मदर से बात करने लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। जिस पर उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता है, वो तुम्हें खाना बनाकर भी खिलाएंगे। उसका एक और बहाना देता है कि यहाँ पर वेट सा एक आदमी है, मुझे उसके साथ नहीं रहना। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी और कॉल कट कर देती है। उसे सोचता है कि चलो कम से कम मैं यहाँ पर रित्सु को देख तो सकता हूँ, और इसलिए उसे देखने जा रहा होता है। तभी यहाँ पर वो ग्रैंड माँ डोर खोलती है और बोलती है चलो चाय पी लो। अब वो बताती है कि ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ सभी लोग खाना खाने आते हैं और हाँ रित्सु भी आती है। वैसे रित्सु को पटाना इतना आसान नहीं होगा। और ये सुनते ही ऊषा के मुंह से सारी चाय बाहर निकल जाती है। तो वो लेडी बोलती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अब वो बताती है कि रित्सु असल में उसके बड़े भाई की पोती है और ये जगह उसकी ही है। वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी है और उसके सही ग्रेड आते हैं। अब ऊषा यहाँ बस रित्सु को देख ही सकता है और वो देखता है कि रित्सु को बुक पढ़ना काफी अच्छा लगता है और साथ ही उसकी आंखें जो कि सच में काफी ज्यादा सुंदर है। तो पीछे से शिरो आता है और ऊषा के एक हाथ मारकर पूछता है कि तुम कहाँ सोने वाले हो, और ऊषा गलती से उसके सामने आ जाता है। रित्सु उसे डर के समझने लगती है, जिस पर ऊषा समझाने की कोशिश करता है और गलती से गर्ल्स एरिया में एंटर
कर जाता है, जिस पर रित्सु वुडन स्वॉर्ड से समुराई की तरह उस पर जड़ देती है। इसके बाद उसा अपने कमरे में होता है जहाँ शीरो अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। जैसे ही उसा उसे देखता है तो वो असल में ड्रामे कर रहा होता है। अब शीरो उससे बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा करने का मन नहीं करता? सच बताओ, तुम भी थोड़े टर्की हो ना? लेकिन उसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अब वो बताता है कि मुझे यहाँ रहते हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं और जब भी मैं रित्सु चां से बात करने की कोशिश करता हूँ वो मुझे इग्नोर ही करती है। इवन स्कूल में भी मुझे काफी इग्नोर करती है। क्या वो कभी स्माइल भी करती है? शीरो से बताता है कि रित्सु के अलावा यहाँ पर 2 लड़कियाँ और हैं, एक ऑफिस लेडी है और एक कॉलेज स्टूडेंट है। तब उसा उनमें से की फोटो देखकर बोलता है कि ये तो काफी सुंदर है। तभी यह ग्रैंड माँ आकर उसे कुछ पैसे देकर बोलती है कि बाजार से कुछ मछलियाँ ले आओ। अब जाते जाते उसा बताता है कि आखिर ये कैसी जिंदगी है, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो लड़की मेरे से बात भी नहीं करती। तभी वो पानी के किनारे एक लड़की को देखता है जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और शायद उसका भी किसी से ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए वो उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही होती है। तभी उषा उसे बोलता है कि वो जगह सेफ नहीं है, आप वहाँ से हट जाइए। तब वो उषा को देखकर बोलती है कि एक बच्चा मुझ पर लाइन मार रहा है। तब उषा इसके लिए मना करता है, बोलता है कि मैं बस बोल रहा हूँ, तुम वहाँ से हट जाओ। ये सुनकर वो बोलती है कि बच्चा भी मुझे भाव नहीं दे रहा, मैं जीकर क्या करूँगी। तब उषा उसे रोक लेता है और समझाने लगता है। तब वो उसका सूटकेस उठा लेता है और बोलता है कि तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप जहाँ भी रहती हैं। तब वो उसे उस ओल्ड लेडी का नाम बताती हैं, जिस पर उसे पहचान आता है कि ये तो शायद मेरे ही कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हैं। तब वो औरत उषा से ही चिपकने लगती है, लेकिन तभी यहाँ रित्सु आकर उसके सर पे मारती है। तब उषा उसे देखकर बोलता है, कवाई सेंपाई, आपने मुझे बचा लिया। रित्सु उस लेडी से बोलती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने दोबारा ड्रिंक कर रखा है। और फिर वो उषा से बोलती है, इससे दूर रहना, ये पूरी एक बेवड़ी है। इसके बाद वो उसको मारने लगती है और बोलती है, आखिर तुम ये अजीब सी हरकतें क्या कर रही हो। तब वो लेडी ऊपर से बोलती है, मैं यहाँ से कूदूंगी। तब रित्सु से मारने लगती है और बोलती है, आखिर तुम ये क्या अजीब सी हरकतें कर रही हो। और तभी वो दोनों गिर जाती हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों असल में उषा के ऊपर गिरी थी और यहाँ ग्रैंड माँ उसकी पट्टी करती है। वो लेडी बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, रित्सु मुझे मार रही थी। और रित्सु उषा से सॉरी बोलती है। यहाँ शीरो उस लेडी को चिढ़ाने लग जाता है क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ होता है और फिर वो उसे मारने लगती है। रात में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन उषा सही से नहीं खा पाता क्योंकि उसके मुंह पे चोट लगी होती है। तब रित्सु उसे दोबारा सॉरी बोलती है। अब अगले दिन डिनर के टाइम पर गैना बताते हैं कि उन्हें अपने एक दोस्त के पास जाना है, तो कोई भी शैतानी नहीं करेगा। और वैसे इन छुट्टियों में तुम लोग क्या करने वाले हो। सब लोग अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन रित्सु बोलती है कि वो लाइब्रेरी जाएगी, उसे बहुत सारी बुक पढ़नी है। लेकिन बेचारे उषा के पास कोई काम ही नहीं है, वो बोलता है मैं घर पे ही रहूंगा। ग्रैंडमा सबको बोल के जाती है कि अगर किसी ने भी शैतानी करने की कोशिश करी तो उसे पनिशमेंट के तौर पर उसका रेंट बढ़ा दिया जाएगा। अगले दिन उषा घर पर होता है और सोचता है कि क्या बेकार जिंदगी है। तब वो शीरो से पूछता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। शीरो बोलता है कि मैं बहुत बढ़िया चीज कर रहा हूँ, बहुत मजा आएगा इसमें, देख लेना। और शीरो बोलता है कि चलो कुछ सामान ले आओ और साथ में पीने के लिए कुछ ले आना और मियामी सान को भी बुला लेना। मैं बताना भूल गया, वो दारू पीने वाली लेडी का नाम मियामी सान है। अब शीरो ड्रिंक लेकर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि मियामी सान के रूम से कोई बाहर आ रहा है। वो डर जाता है और ड्रिंक वहीं गिर जाती है। तब वो रियलाइज करता है कि ये तो वही है और आखिर ये ऐसे क्यों चल कर आ रही है। और अब वो उससे बोलती है, कोई लेडी तुम्हारे सामने गिरी है तो क्या तुम उसे उठाओगे भी नहीं। उषा बोलता है, मैं तुम्हें उठा तो लूं, लेकिन तुम गर्ल्स एरिया में हो और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो आखिर तुमने ये स्टन गन क्यों ले रखी है? खैर ये सब छोड़ो, शीरो तुम्हें बुला रहा है और उसने कुछ सामान भी मंगाया है। आखिर वो मुझे क्यों बुला रहा है, आखिर क्या चाहता है वो। तभी शीरो बोलता है, तुम दोनों खिड़की से बाहर देखो। और वो जैसे खिड़की खोलते हैं देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बाहर शीरो काफी सारे बबल्स बना रहा था, जो देखकर उषा और मियामी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और किसी बच्चे की तरफ बोलते हैं, हमें भी ये ट्राई करना है। अब शीरो भी उन्हें ये ट्राई करने देता है और वो लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। मियामी सान किसी बच्चे की तरह पूरे एरिया में भागने लग जाती है बबल्स को फोड़ने के लिए। तब शीरो बोलता है, मेरे पास एक और कमाल की चीज है। यहाँ रित्सु घर पर आ जाती है और अब वो जैसे ही देखती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मियामी सान किसी बबल के अंदर आ जाती है, लेकिन वो फूट जाता है और फिर वो उदास हो जाती है कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। तब शीरो उसे दोबारा ट्राई करने को बोलता है और वो दोबारा से बबल के अंदर आ जाती है और काफी ज्यादा खुश होने लगती है। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर रित्सु आई है और वो भी उन चीजों को देखकर किसी बच्चे की तरह काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उषा उससे बोलता है, क्या तुम भी ये ट्राई करना चाहोगी। लेकिन रित्सु मना कर देती है और उषा का मुंह ही लटक जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रित्सु बाहर आकर पढ़ने लगती है और बोलती है, मेरा बस मन कर रहा है कि मैं यहाँ बैठकर पढूं। अब वो लोग बोलते हैं कि तुम ज्यादा बहाने मत करो, आकर ट्राई करो। जिसके बाद रित्सु भी ट्राई करती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। उसकी एक खूबसूरत सी स्माइल। उषा बस उसे देखता ही जाता है।
तभी शिरो और मियामी यहाँ से भाग जाते हैं टर्की बोलते हुए। रात के समय ग्रैना बोलती है, तुमने कुछ गलत किया है क्या? उसा बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और हम देखते हैं कि उसके गाल पर एक चाटे का निशान होता है। अगली सुबह वो बाहर बैठा होता है और सभी लोग कपड़े सुखा रहे होते हैं। तब ग्रैना बताती है कि आज लॉन्ड्री डे है और सभी को अपने कपड़े धुलने हैं। और अब वो अपने कपड़े लेकर आता है तो उसे कुछ बड़ा मिलता है। उसे लगता है कि क्या ये वही तो नहीं और कहीं ये रित्सु का तो नहीं। तभी शिरो आकर उसे झट से उठा लेता है और देखने लगता है और हाँ ये वो नहीं होता। तब उसा देखता है कि शिरो ने तो असल में टॉवल्स को लपेट रखा है। और तब शिरो बताता है कि उसने अपने सारे कपड़े धोने में डाल दिए। उसा बोलता है, तुम काफी अजीब हो यार। के बाद वो भी अपने कपड़े ले आता है जहाँ शिरो अपने स्कूल के टाइम की बातें बता रहा होता है कि वो ऐसा था वैसा था। तभी यहाँ रित्सु एक चद्दर लेकर आ जाती है। तब ग्रैंडमा उसे बोलती है कि इसे यहाँ रख दो और वो उससे बातें करने लगती है और उसे बताती है कि देखो उसा को, उसने कितनी जल्दी इन सबको अपना दोस्त बना लिया और क्या तुम्हें उन्हें ज्वाइन नहीं करना? रित्सु साफ मना कर देती है। तब वो उसा को बुलाकर उन दोनों से बोलती है कि पीछे वाले कमरे से जाकर कर्टन ले आओ। और अब वो दोनों कर्टन लेने चले जाते हैं जहाँ पर उसा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तब वो बोलता है, तो आपको बुक पढ़ना बहुत पसंद है सैम्पाई? जिस पर रित्सु हाँ करती है। तब उसा बोलता है कि मैंने आपको बस लाइब्रेरी में ही देखा है, तो क्या आप किसी बुक ही आपकी दोस्त हैं? और शायद इस पर रित्सु थोड़ा बुरा मान जाती है और बोलती है, मैं भी हाँ शायद वही मेरी दोस्त है। उसा को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया है और वो थोड़ा हिचकता है, बात क्योंकि खत्म हो चुकी थी। और वो रित्सु से बात करने की कोशिश करता है और उसके पीछे चलते चलते उसे मनाने की कोशिश करता है। तभी बाहर वो एक नजारा देखते हैं जहाँ पर शिरो एक पोज में खड़ा रहता है और उसके कपड़े उड़ रहे होते हैं। और ये देखकर रित्सु और उसा दोनों को ही हंसी आ जाती है और अब शिरो अजीब से पोज देने लग जाता है और उन दोनों को समझ ही नहीं आता और वो दोनों काफी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं लोटपोट होकर और बस हंसते ही जाते हैं। लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता कि ये दोनों हंस क्यों रहे थे। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। हम एक कमरे में देखते हैं जहाँ मियामी सान उसा से बोलती है, क्या तुम ये करना चाहते हो? नहीं मियामी सान, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और अब हम देखते हैं कि असल में मियामी सान बोलती है, क्या तुम हॉरर मूवी देखना नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं देखना चाहता, तुम्हें देखनी पड़ेगी। और इसमें वो शिरो को उसके बहुत करीब पहुंचा देती है। शिरो मेरे ऊपर से हटो, मैं क्या करूं भाई, इसने मुझे पकड़ रखा है। तभी अचानक से ग्रैंडमा आती है और उन सबको हटा देती है। अब मियामी बताती है कि मैं बस यहाँ से जा रही थी, मैंने इन दोनों को खेलते हुए देखा तो मैंने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। ये कैसा ज्वाइन करना हुआ रे? अब मियामी हॉरर मूवी देखने के लिए बोलती है और वो ओल्ड लेडी भी इसके लिए मान जाती है और उसा की इससे फट जाती है। और वो ओल्ड लेडी रित्सु से ही बोलती है, चलो मूवी देखते हैं। रित्सु मना करने लगती है लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे ले ही आती है। रूम में आते ही रित्सु देखती है कि पूरा कमरा हॉरर से सजा हुआ है। वो ये देखकर डर जाती है और बाहर जाने लगती है। लेकिन फिर वो देखती है कि पूरी गैलरी में भी हॉरर सीन क्रिएट किया गया है। तब मियामी पीछे से बोलती है कि तुम्हारा कमरा तो सबसे आखिर में है, अगर कोई आ गया तो तुम मर जाओगी। और फिर डरते हुए रित्सु को जबरदस्ती फिल्म को देखना पड़ता है। कमरे में सभी लोग हॉरर मूवी को देख रहे होते हैं लेकिन रित्सु कोने में बैठकर छुपते हुए उसको देख रही होती है। उसा रित्सु को कंसोल कर रहा होता है और समझाता है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक नॉर्मल सीन आता है। उसा बोलता है कि सेम्पाई आप अभी देख सकते हो, अभी बस नॉर्मल सा सीन आ रहा है। और जैसे ही रित्सु देखती है उस सीन में भूत आ जाता है और रित्सु और उसा काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इन तीनों को बहुत मजा आ रहा होता है। उसा रित्सु से सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। रित्सु बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसा को लायर बोलती है, पर उसा को वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है और वो उससे सॉरी बोलता है। अब मूवी खत्म हो जाने के बाद किसी को भी मजा नहीं आता क्योंकि वो इतनी भी हॉरर नहीं थी। और अब वो लोग दूसरी हॉरर मूवी देखने की बात करने लगते हैं। तब रित्सु बोलती है कि उसे टॉयलेट जाना है। मियामी सान उसके साथ जाती है और उससे बोलती है, तुम आके इतना डरती क्यों हो? तो रित्सु बोलती है, मुझे डर नहीं लगता। मियामी बोलती है कि देखो तुम्हें डरना नहीं चाहिए और अपने गार्ड को कभी डाउन मत करा करो। तभी अचानक से उनके सामने कोई आ जाता है और वो दोनों काफी डर कर चिल्लाती हैं और ये सुनकर उस उनकी तरफ दौड़ता है। तभी वो लोग देखते हैं कि असल में यहाँ एक लड़की होती है जो कि यही रहा करती है और अब वो उससे मिलती है। अब वो लड़की बोलती है, तो तुम यहाँ पर नए रहने आए हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई उषा, मेरा नाम सयाका है। पीछे से मियामी सान बोलती है कि उषा इसके जाले में मत फंसना, ये बहुत कमीनी है। उषा को लगता है कि ये तो नॉर्मल है। मियामी बोलती है कि तुम यहाँ नहीं थी ना तो हम लोग काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। और ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जैसे ही उषा उसे मुड़कर देखता है वो खुश हो जाती है। तब उषा को समझ में आता है कि ये भी कोई नॉर्मल नहीं है। अगले शाम स्कूल से घर आते ही उषा देखता है कि उसने जो साइकिल खरीदी थी वो आ चुकी है। उसने अपने सारे बचाए पैसों से ये साइकिल खरीदी है। तभी मियोमी उस साइकिल को लेकर भाग जाती है और उषा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी साइकिल के साथ एक रोप आई होती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इसके साथ क्या करना है। तभी शिरो उस रोप को लेकर साइकिल के कैरियर पर बांध देता है। ये देख कर उषा को उस पर गुस्सा आने लगता है। तभी यहाँ रित्सु और सयाका आ जाते हैं और उषा उनका वेलकम करता है। अब दोनों देखते हैं कि उषा ने साइकिल ली है। तभी सयाका उषा से बोलती है, ऐसे
वैसे तुम दोनों एक ही स्कूल में जाते हो ना, तो उषा तुम इसे साइकिल से स्कूल लेकर जा सकते हो। और उषा इसके लिए झट से मान जाता है, लेकिन रित्सु उसके लिए मना कर देती है। और जब वो कैरियर पर रस्सी बंधी देखती है तो उसे और गुस्सा आता है और अब वो साफ मना कर यहाँ से चली जाती है। बेचारा उषा फिर से उदास हो जाता है। तभी सयाका बोलती है, तुम रीचा को पसंद करते हो ना। इस सुनकर काफी हड़बड़ाहट में उषा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उसे जानना चाहता हूँ क्योंकि हम एक ही स्कूल में हैं। मन में सोचता है कि कहीं ने कुछ पता न चल जाए और ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह रित्सु और उषा दोनों स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। तब रित्सु उषा की साइकिल की काफी तारीफ करती है। सुनकर उषा काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो एक बार दोबारा से पूछता है, क्या आप मेरे साथ मेरी साइकिल पर चलना चाहोगी स्कूल। तब रित्सु काफी गुस्से में उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं कभी भी तुम्हारी साइकिल पर नहीं जाऊंगी। इससे हमारे उषा का दिल एक बार और टूट जाता है और वो काफी उदास मन से रित्सु को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। तब पीछे से रित्सु बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाना चाहती, बस ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा। हम देखते हैं कि असल में सयाका पीछे से रित्सु की मन की बात बोल रही होती है और मियामी ये सुनकर हंस रही होती है। सभी लोग रित्सु पर पीछे से हंस रहे होते हैं और उसके मजे ले रहे होते हैं। इससे रित्सु काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम्हें पता है ये कॉम्प्लेक्स मेरा है और ये ग्रैंड माँ बस यहाँ पर रखवाली करती है और इसीलिए मैं तुम सभी का 50% रेंट बढ़ा देती हूँ। रेंट की बात सुनकर सभी लोगों को शौक लगता है और सभी पत्थर के बन जाते हैं और रित्सु से माफी मांगने लगते हैं। स्कूल के अंदर उषा लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर चला जाए और अब वो जैसे तैसे कर अंदर आता है। तभी सेम्पाई यानी कि रित्सु उसे बुलाती है और उससे सुबह के लिए माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर चिल्लाया, मैं बस तुम्हारे साथ साइकिल पर नहीं आ सकती क्योंकि मुझे चलते हुए बुक को पढ़ना बहुत पसंद है और वैसे भी तुम मेरे साथ ही रहते हो। और ऐसे ही वो काफी चीजें बोलती है और कंफ्यूज हो जाती है। तब उषा बोलता है कि ठीक है सेम्पाई, मैं समझ गया। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ सेम्पाई, मैं समझ गया। ठीक है, तुम वैसे ही जैसे नॉर्मल बिहेव करते थे वैसे ही करना और अपना ध्यान रखना। और ऐसा बोलकर यहाँ से चले जाती है। उषा मन में सोचता है कि क्या मैं इससे उनके क्लोजर आ पाया। अब शाम के टाइम घर पर उषा को कमरे से काफी आवाजें आ रही होती हैं और जैसे वो गेट खोलता है तो देखता है कि सभी लोग अंदर मजे कर रहे हैं। सीरो नीचे गिरा हुआ है। तब मम्मी बोलती है, आखिर तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे। लेकिन वो देखती है कि असल में वो उसे देख ही नहीं रहा, वो तो सेम्पाई यानी रित्सु को देख रहा है और पूछता है, आखिर आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। मुझे कुछ नहीं हुआ। रित्सु से कुछ नहीं बताती और उठकर यहाँ से चली जाती है। उषा को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर रित्सु रो क्यों रही थी। तभी मियामी को कॉल आता है लेकिन वो उठाती ही नहीं है और ऐसे ही काफी बार उसका कॉल आता है पर वो उठाती ही नहीं है। तब उसे मैसेज आता है और वो देखकर खुश हो जाती है और तब सबको पता चल जाता है कि ये पक्का उसके एक्स का होगा। वो सबको बताती है कि मैं उसके पास वापस नहीं जा रही, बस उसका मैसेज है, मैं इतनी गधी नहीं हूँ कि मैं उसके पास वापस जाऊँ। उषा बोलता है, ये पक्का दोबारा फंसेगी, देख लेना। सयाका बाकी सब समझाते हैं कि लड़कों के मामले में तुम काफी इजी हो जाती हो, ऐसे तो तुम फंस जाओगी हर बार। तभी उसका कॉल आता है और उससे बात करने के लिए मियामी बाहर चली जाती है। तब रित्सु अंदर आती है और बोलती है, आखिर वो इतनी खुश क्यों हो, ऐसा भी क्या हो गया। उषा बताता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानी उस गधे का कॉल है, ये पक्का फंसेगी, देख लेना। तब रित्सु बोलती है, अच्छा मैं समझ गई और ऐसा बोलकर वो आगे चली जाती है। आखिर वो क्या समझ गई। अगली सुबह मियामी मेकअप कर रही होती है और सभी उसको देख के हैरान होते हैं कि आखिर ये इतनी खुश क्यों है और मेकअप क्यों कर रही है। तभी उसको कॉल आता है और वो बाहर बात करने के लिए चली जाती है। यहाँ उषा और बाकी सब बात करते हैं कि मियामी का दोबारा कटेगा और आखिर एक ही लड़के के साथ ये 3 बार रिलेशनशिप में कैसे आ सकती है। तब वो देखता है कि शीरो ने एक गन बनाई है। शीरो बताता है कि जब मियामी डंप हो जाएगी तब मैं उसको ये गन दूंगा और वो खुश हो जाएगी। अब सुबह से शाम हो जाती है और उषा घर आता है और देखता है कि मियामी बिल्कुल रेडी होकर किसी के साथ डिनर पर जा रही है। तो वो बोलता है, अच्छा तो तुम उसी 3 टाइमर के साथ दोबारा डिनर पर जा रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसे अजीब से नाम देना बंद करो। तब उषा बताता है कि शीरो ने तुम्हारे लिए रैपिड फायर गन बनाई है, ग्रैंड माँ ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, क्योंकि अगर तुम्हारा दोबारा कटेगा तो हम तुम्हें उदास नहीं होने देंगे। अब मियामी थोड़ा आगे जाती है तभी उसे रित्सु मिल जाती है और रित्सु भी यही बोलती है, तो तुम दोबारा से 3 टाइम मैन के साथ डिनर पर जा रही हो। और मियामी को समझ नहीं आता कि सब आखिर उसे इतना वियर्ड नेम क्यों दे रहे हैं। अब मियामी डिनर पे उस लड़के के साथ होती है और वो लड़का उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होता है और जो खाना उसने ऑर्डर किया होता है मियामी को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। अब वो मियामी से बात करता है कि चलो मेरे घर पर चलते हैं, उसके इरादे कुछ नेक नहीं लगते। तभी मियामी बोलती है, मैंने सारी होप छोड़ दी है और मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और जो मुझे धोखा दे उसके साथ मैं अच्छी बातें नहीं कर सकती। और ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ये सुनकर वो बंदा एकदम हैरान हो जाता है। अब वो आती है और सोचती है कि चलो अब मैं अच्छा खाना खाऊंगी और रैपिड फायर गन से खेलूंगी, लेकिन वो देखती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और तब वो
उषा को पकड़ लेती है। तब उषा बोलता है कि मैंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम रुक जाओ। तब रित्सु मियामी को देखकर उसके गले लग जाती है और दोनों रोने लगते हैं। उषा को कुछ भी समझ ही नहीं आता और वो सोचता है रित्सु आखिर इतनी इमोशनल कैसे हो गई। तब रित्सु बताती है कि असल में मैं जो बुक पढ़ रही हूँ उसके अंदर भी इसकी जैसी एक बेवकूफ कैरेक्टर है। तब सभी लोग उषा को बताते हैं कि कभी कभार रित्सु बुक से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड हो जाती है और एकदम कनेक्ट हो जाती है। अब अगली शाम उषा घर आ रहा होता है तब वो देखता है कि एक लड़का सयाका को परेशान कर रहा है और सयाका बोलती है मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। तभी सयाका उषा को देखकर उसके पीछे छुप जाती है और उससे मदद मांगने लगती है। तो वो बंदा उल्टा उषा से काफी गुस्से में पूछता है आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है इस लड़की के साथ। तब उषा घबराते हुए बोलने लगता है कि हम तो बस सेम अपार्टमेंट में रहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन सयाका थोड़ी हरामी है, वो यहाँ बोलती है कि मैं तो बस इसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है क्योंकि शायद सयाका उस बंदे के साथ प्यार का नाटक कर रही थी और वो सारा गुस्सा उषा के ऊपर उतारने वाला होता है। वो बस उसे मुक्का मारने वाला ही होता है कि तभी उसके पीछे एक बुक उसे आकर लगती है। सब देखते हैं कि ये तो रित्सु है। तब रित्सु बहाने मारते बोलती है कि ये तो हवा से उड़ के तुम्हें लग गई और फिर बोलती है कि यहाँ से हटो, मुझे अंदर जाना है। उषा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है लेकिन वो लड़का उसे पकड़ लेता है और अब वो दोबारा उसे मारने वाला होता है कि यहाँ शिरो आ जाता है, वो भी एक पुलिस वाले के साथ, या ये कहो कि पुलिस वाला शिरो को यहाँ पर ले आया है। अगले सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं और तब शिरो बताता है कि वो असल में ना अडल्ट कॉमिक पढ़ रहा था। तब एक पुलिस वाला आया और उसने उसे पकड़ लिया और अब यहाँ पे सयाका उषा से माफी मांगने लगती है और उषा उसे बोलता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी। तभी मियामी बोलती है ये इसकी ही गलती थी, ये हमेशा ही लड़कों के दिल के साथ खेलती रहती है, तो एक ना एक दिन इसके साथ ऐसा होना ही था। और तब ग्रैंडमा भी उसको डांटने लगती है, जिसके बाद सयाका अपनी गलती मानते हुए उषा से माफी मांगने लगती है। लेकिन मियामी को अभी उस पर गुस्सा आता है कि आखिर वो ऐसा कर कैसे सकती है। तब शिरो बीच में बोलता है कि अगर सयाका तुम अपना मेकअप हटा लोगी तो वो लड़का भी तुम्हें भाव बिल्कुल नहीं देगा। और इस बात पर सयाका गुस्से में शिरो को बहुत गंदी तरह से मारती है। अब सब सोने जा रहे होते हैं तभी उषा रित्सु को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, जिससे रित्सु का फेस रेड हो जाता है। तब उषा पूछता है आखिर आपका चेहरा लाल क्यों हो गया है। तब रित्सु चिल्लाकर बोलती है क्योंकि तुम चुप नहीं हो रहे, बस मैंने कहा ना हो गया, और फिर वो चली जाती है। और यहाँ उषा को लगता है कि वो शर्मा रही है। तभी यहाँ सयाका आकर अपनी गंदी चाल चलती है और उषा को कुछ इस तरह से बताती है ताकि उसे लगे कि रित्सु उसे पसंद करती है। तब थोड़ी देर बाद मियामी उससे बोलती है तुम अपनी गंदी चाल चलना बंद नहीं करोगी ना। और तभी यहाँ पे ग्रैंडमा आकर बोलती है अब मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है सयाका। अब अगले दिन की शाम को रित्सु घर आ रही होती है तभी उसे रास्ते में उषा मिलता है और वो बताता है कि क्या इत्तेफाक है, आज मेरी ड्यूटी थी और मैं लेट हो गया। अब वो दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। तभी थोड़ी देर रित्सु बोलती है क्या तुमने अपने टायर से हवा निकाल दिया क्या। उसे एकदम घबरा जाता है कहीं ये मुझे पकड़ न ले और फिर बोलता है अरे मैंने सोचा कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेम है तो मैं सोचा कि चलो साथ साथ ही चलते हैं। और अब वो दोनों चलते जाते हैं तब रित्सु बुक पढ़ना बंद कर देती है और उषा सोच रहा होता है कि वो रित्सु को इम्प्रेस करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करेगा। अब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं जहाँ ग्रैंडमा अपने दोस्त के यहाँ से कुछ दारू लाई होती है। तभी मियामी बोलती है कि वो नहीं पिएगी और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो बेवड़ी थी। तब रित्सु बोलती है क्या तुम फिर से किसी गधे के साथ बाहर जा रही हो। तब मियामी बोलती है इससे क्या मतलब है तुम्हारा, मैं बस अपने आप पे कंट्रोल कर रही हूँ और ऊपर से मैं बहुत मोटी भी हो चुकी हूँ। तभी उसे एक कॉल आता है और बाकी से समझ जाते हैं कि दोबारा अपने एक्स के साथ जा रही है, लेकिन वो बोलती है कि ये मेरा बस एक दोस्त है। अब ग्रैंडमा दोनों को ड्रिंक सर्व करती है और शिरो पीने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर मियामी आके उससे छीन कर पी लेती है। सब पूछते हैं आखिर क्या हुआ। तब मियामी बताती है कि उसकी एक दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही है एक मिक्सर डेट पर और मुझे ले जाने के बजाय वो मुझे एडवाइस दे रही है कि मुझे अपना वजन कम कर लेना चाहिए और मुझे एडवाइस कम ताने ज्यादा लग रहे हैं, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे ऐसे दोस्ती नहीं चाहिए। अब थोड़े टाइम तक दारू पीने के बाद मियामी बोलती है तुम्हें पता है लड़की के पास बहुत सारे दोस्त होते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही करीब रह जाते हैं। इस बात पर सयाका भी एग्री करती है। तब वो रित्सु से पूछती है लेकिन रित्सु बोलती है कि मुझे इसमें मत घसीटो। तब सयाका बोलती है कि तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, तुम्हें दोस्त बनाना आता ही नहीं है। उषा समझ जाता है कि सयाका ने कुछ ज्यादा ही पी लिया और इसीलिए उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रित्सु बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं दोस्त नहीं बनाना चाहती, लेकिन जब मैं अपने मिडिल स्कूल से अपने हाई स्कूल में गई तब न्यू होने के कारण कोई मेरे से बात नहीं करता था और ज्यादातर वहाँ पर बॉयज ही थे और इसीलिए मैं दोस्त बना ही नहीं पाई, तो मैं जैसी थी मैंने वैसे खुद को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ मियामी और सयाका अब मौज मस्ती करने लगते हैं। तब ग्रैंडमा सबको सोने जाने के लिए बोलती है। सभी सो रहे होते हैं लेकिन सिर्फ उषा को ही नींद नहीं आती। अगले दिन लाइब्रेरी में वो रित्सु को ही देखता है कि रित्सु बुक पढ़ते हुए कितना एंजॉय करती है और फिर दोबारा से छुट्टी में वो रित्सु के साथ ही जाने लगता है और बोलता है कि देखो क्या कोइंसिडेंस है, हम दोबारा मिल गए। लेकिन रित्सु को गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है आज तुम अपनी साइकिल नहीं लाए। तब उषा बताता है कि आज मुझे बस पैदल चलने का मन कर रहा था। अब रित्सु उसे बताती है
कि मुझे बुक पढ़ना ही पसंद है, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है और ना ही मुझे टीवी देखना और ना ही सेल फोन चलाना पसंद है। रित्सु ऊषा को ये इसलिए बता रही होती है ताकि वो समझे और अपना चले जाए और उसे बुक पढ़ने दे, लेकिन ऊषा बिल्कुल इसके उल्टा समझ लेता है। उसे लगता है कि ये लोनली है और मेरे को अपना दुख बता रही है। ऐसे वो बार उसे हिंट देती है, लेकिन ऊषा हमेशा उसका उल्टा ही समझता है और उसे लगता है कि उसका इंप्रेशन बनते जा रहा है। लेकिन रित्सु को अब ऊषा नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत वियर्ड लग रहा होता है। और अब दोनों घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे ग्रैंडमॉम का वेलकम करती है। यहाँ ऊषा तो काफी खुश होता है, लेकिन रित्सु बहुत उदास होती है क्योंकि वो बिल्कुल पक चुकी थी ऊषा से। और इसके बाद से हर दिन हर जगह ऊषा रित्सु से चेप ही रहता और इससे रित्सु बिल्कुल पक जाती है और अब बोलती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। ऊषा बोलता है कि मेरा इंतजार तो करो सेंपाई। यहाँ मियामी को सयाका पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। अब छुट्टी के टाइम ऊषा वेट कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि रित्सु अभी तक आई नहीं और इसीलिए वो रित्सु को ढूंढता हुआ एक बुक स्टोर में चल जाता है और वहाँ उसे रित्सु मिल भी जाती है। तभी रित्सु को दो लड़कियां आवाज देती है और उसे डराते हुए बोलती हैं, हमने तुम्हें मिडिल स्कूल से नहीं देखा है। ऊषा समझ जाता है कि ये रित्सु की दोस्तें हैं और अब रित्सु उनसे बातें करने लगती है और उसकी दोस्तें अब जाते हुए रित्सु से उसका नंबर एक्सचेंज कर लेती है और बोलती हैं कि साथ में बात करेंगे। अब उनके जाने के बाद रित्सु ऊषा को देख लेती है और घबराते हुए यहाँ से भागने लगती है। ऊषा रित्सु के पीछे से सेंपाई चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगता है। तब रित्सु गुस्से में रुक जाती है और बोलती है, एक चीज की हद होती है और तुमने उसे पार कर दिया है। गलतफहमी पालना बंद करो और मेरा पीछा करना बंद करो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ये सब सुनकर ऊषा का दिल ही टूट जाता है और वो पूरा पत्थर का हो जाता है। तब रित्सु सॉरी बोलकर यहाँ से भाग जाती है। अब वो लोग घर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मियामी देखती है कि ऊषा जमीन में पड़ा हुआ है शिरो की तरह और फिर वो उससे बोलती है, क्या तुम्हें शिरो की बीमारी लग गई है? आखिर तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? सबसे पहले खड़े हो जाओ। लेकिन ऊषा उठता ही नहीं है और रोता रहता है। तब मियामी बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था सयाका पे भरोसा मत करो, वो बहुत गंदी चालें चलती है, वो एकदम इविल है। और अब देखो क्या हुआ, जो तुम्हारे बीच में अच्छा खासा चल रहा था उसे तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। क्या मतलब कुछ ज्यादा ही कर दिया था? क्या तुम्हें भी ये लगता है कि मैं उसके चेप हो रहा था? हाँ बिल्कुल यही बात है और मैंने तुम्हें पहले कहा था कि सयाका की बात पे भरोसा मत करो। वो सब बोलता है, आखिर कोई इतना गंदा इंसान कैसे हो सकता है? अब मियामी उसे नॉर्मल करने के लिए खींचकर एक लात मारती है। अब अगले दिन ग्राउंड में रित्सु कोने में होती है। तभी शिरो उससे पूछता है, आखिर क्या हुआ? क्या कल जो ऊषा के साथ हुआ उसको लेकर तुम परेशान हो? ऐसा कुछ नहीं है, असल में वो बात नहीं है। अब ऊषा भी उठकर आता है और वो देखता है कि शिरो सेंपाई दोनों बात कर रहे हैं। यहाँ शिरो बोलता है, क्या तुम सच में अकेली हो? तब रित्सु बोलती है, असल में मुझे वो लोग पसंद नहीं जो नंबर तो एक्सचेंज करते हैं लेकिन कभी बात नहीं करते। वैसे ये ठीक भी है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभार लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उन्हें चुप हो जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ और जो मैंने कल ऊषा के साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और ये सारी बातें ऊषा भी सुन रहा होता है। सेंपाई बोलती है कि मैंने अपना सारा गुस्सा ऊषा के ऊपर ही उतार दिया। तब शिरो बोलता है, क्या तुम खुद से नफरत करती हो? सेंपाई बोलती है, तुम ऐसा मत सोचो और तुम इतना अजीब फेस क्यों बना रहे हो? तब शिरो बोलता है, ये सब नॉर्मल है, ऐसी एज में खुद को हेट करना नॉर्मल है, लेकिन एक दिन तुम समझोगी कि जैसी तुम हो तुम्हें वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना है जैसा मैंने किया। अब अगले दिन ऊषा दोबारा रित्सु से मिल जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो बात नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा और चलेगा। अब ग्रीन लाइट हो जाती है और वो चलने लगता है, लेकिन वो देखता है कि रित्सु हिली नहीं तो वो वापस आ जाता है। और अब ऐसे ही 1 2 3 4 बार ग्रीन लाइट हो जाती है, लेकिन रित्सु हिलती ही नहीं है और इससे ऊषा इरिटेट हो जाता है। वो देखता है कि रित्सु बुक में बिल्कुल खो चुकी है और किसी बच्चे की तरह एकदम खुश है। तब ऊषा उसे हाथ मारकर बताता है कि सेंपाई ग्रीन बत्ती हो चुकी है, हमें चलना है। वो बोलती है, ऊषा तुम यहाँ पर? वो बोलता है कि आप अपनी बुक को बंद मत करो, मैं बस आपके साथ चलूंगा, बोलूंगा कुछ नहीं, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। इससे रित्सु थोड़ा हंसती है और बोलती है, तुम सच में वियर्ड हो। रित्सु को हंसते हुए देखकर ऊषा सोचता है, बस इतना ही मेरे लिए काफी है और वो भी खुश हो जाता है। अब चलते चलते ऊषा रित्सु को आसमान में रेनबो दिखाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसको लगता है कि उसने गलती कर दी और इसलिए वो सॉरी बोलने लगता है। लेकिन तब रित्सु उसका शुक्रिया करती है उसे इतना सुंदर नजारा दिखाने के लिए। अब हर दिन ऊषा सेंपाई के साथ घर तो जा सकता है लेकिन बात नहीं कर सकता, पर ऊषा इसमें भी काफी खुश है। अब दोनों घर पहुंच जाते हैं जहां ऊषा देखता है कि सयाका मयूमी के ऊपर है। ये अश्लील नजारा देखकर ऊषा कुछ कहने लायक ही नहीं बचता। तभी मयूमी बोलती है कि मेरी मदद करो। रित्सु दोनों को हटने के लिए बोलती है। तब सयाका उसको कुछ बोलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि सयाका ने पी रखी है। मयूमी एक्सप्लेन करती है कि जैसे वो घर आई उसने पाया कि सयाका गेट पर ही उसका इंतजार कर रही थी। सयाका इस हालत में अजीब अजीब बातें करने लगती है, जैसे कि उसे मयूमी को किस करना है
है, पर मैं बोलती है कि मैं जापानीज लेडी हूँ, मेरे से दूर हटो। तभी यहाँ ग्रैंड माँ आकर सायाका को पन्नी से दबाने लग जाती है और अब नशा उतरने के बाद सायाका सबसे माफी मांगती है, जिस पर सब पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब सायाका बताती है कि वो अपने ग्रुप के साथ क्लब में गई थी, जहाँ उसको उसका एक्स मिल गया और क्योंकि वो मूवमेंट ऑकवर्ड नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो आराम से हंस रही थी। लेकिन इसके एक्स को लगा कि ये उस पर चांस मार रही है और वो इसे जबरदस्ती किस करने लगा। तब सायाका ने गुस्से में अपनी सैंडल से उसके मेन पार्ट को और ये दर्द उषा और शिरो को महसूस हो जाता है। सायाका काफी गुस्से में अपने एक्स को जान से मारने की बात करती है। उषा उसे शांत कराता है। तब म्यूमी बोलती है, आदमी लोग ऐसे ही होते हैं, वो अपने एक्स को कभी नहीं भुलाते। इसने तो सच बोल दिया भाई, दिल जीत गया भाई यहाँ तो। पर तब सब म्यामी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम भी तो अपने एक्स को नहीं भूली, वो 3 टाइमर। यहाँ म्यामी एक अच्छी बात बोलती है कि कैसे आदमी लोग अपने हर रिलेशन को सेव करके रखते हैं फाइल की तरह, वहीं औरतें मूव ऑन कर जाती हैं और नया रिलेशन बना लेती हैं। क्या डीप बात बोली भाई इसने। लेकिन यहाँ भी सब इसका मजाक उड़ाते हैं कि तुमसे तो नए रिलेशन बनाए ही नहीं जाते। रित्सु बोलती है कि तुम तो अपने पुराने रिलेशन या पुरानी चीजों से कुछ सीखती ही नहीं हो। पर तब सायाका बोलती है कि तुम तो इससे भी बेकार हो, तुम्हारा तो कोई डाटा ही नहीं है, तुमने आज तक किसी का रिलेशनशिप बनाया ही नहीं है, बस हमेशा ही बुक में खोई रहती हो। रित्सु बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं भी अच्छे दोस्त बना सकती हूँ। पर सायाका बोलती है तुम्हारा तो आज तक कोई दोस्त ही नहीं है। यहाँ ये सुनकर उषा खुश हो रहा होता है कि वही है जो पहली बार उसका दोस्त बनेगा। अब सायाका फिर से बहक जाती है और इस बार वो रित्सु को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और तब उषा उसे बचाने के लिए अपना हाथ बीच में ले आता है और तब सायाका तो नहीं लेकिन रित्सु का होठ उषा के हाथ पर लग जाता है। इससे उषा की बत्ती उड़ जाती है और वो देखता है कि रित्सु शर्मा रही है और उषा के हाथ पे रित्सु की लिपस्टिक का निशान है। इससे रित्सु काफी एम्बैरेस हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। उषा भी उसके पीछे जाता है और तभी यहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है और सायाका को थ्रेट देने लगती है कि तुम ही हो जो इन दोनों के बीच में आग लगाती रहती हो। यहाँ उषा रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया और अपने हाथ को देखने लगता है। तभी यहाँ ग्रैंड माँ आकर उससे बोलती है तुम्हें बुरा फील नहीं करना चाहिए, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी। लेकिन उषा कहता है कि मैं हर बार सारी चीजें बिगाड़ देता हूँ, ऐसे तुम उनके क्लोज कभी नहीं जा पाऊंगा। तब ग्रैंड माँ बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि उसे पाना आसान नहीं, पर तुम्हारी कोशिश से लगता है कि ये मुश्किल भी नहीं है। और खाना खाते वक्त भी उषा और रित्सु आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। ये देखकर म्यामी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये दोनों कितने इनोसेंट हैं और वो बोल भी देती है और तब रित्सु के कान लाल हो जाते हैं और काफी ज्यादा शर्माने लगती है। अब अगली सुबह उषा कॉरिडोर से जा रहा होता है, तभी उसके मुंह पे पिचकारी आकर लगती है जो कि म्यामी ने मारी थी। साथ ही वो बोलते हैं कि अब तुम्हें कहीं गर्मी तो नहीं लग रही। उषा बोलता है कि तुम यहाँ ये क्या कर रही हो। म्यामी उसे बताती है आज गर्मी कुछ ज्यादा है इसीलिए हम सब खेल रहे हैं। तो उषा बोल देता है कि तुम्हारे अंदर की चीजें मुझे दिख रही है एंड म्यामी बिंग म्यामी उस पर गुस्सा करने लगती है। अब शिरो उसे बताता है कि ग्रैंड में जब सफाई कर रही थी तो उन्हें सब कुछ मिला और तुम मानोगे नहीं हमसे ज्यादा तो रित्सु खुश है। तब उषा और भी ज्यादा खुश होने लगता है कि रित्सु ने भी कैसे कपड़े पहने होंगे और वो भी खेल रही है। तभी यहाँ रित्सु आ जाती है लेकिन उसने तो सूट पहन रखा होता है और तब म्यामी बोलती है तुम्हारे सारे सपने पर तो पानी फिर गया। उषा अजीब सी एक्टिंग करते हुए बोलता है सेम्पाई मैं सरेंडर करता हूँ और यहाँ सेम्पाई उस पर वाटर गन फायर कर देती है और सभी लोग खेलने लग जाते हैं। यहाँ सायाका बगल में बैठी होती है। ग्रैंडमा उससे भी ज्वाइन करने के लिए बोलती है लेकिन वो मना कर देती है और अब सब लोग खेल लेते हैं और शाम हो जाती है। उषा नहाकर कॉरिडोर से जा रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है कि आज सबने एंजॉय किया। तब उसे रित्सु की बुक मिलती है पढ़ी हुई और वो उसे उठा लेता है। वो पहचान जाता है कि ये रित्सु की ही बुक है और अब वो उसे पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद रित्सु बुक को ढूंढते हुए उषा के कमरे में आती है और देखकर हैरान होती है कि उषा बुक को पढ़ते वक्त हंस रहा होता है। उषा रित्सु को देख लेता है और उसे स्टोरी बोलने लगता है कि मैंने बिना पूछे आपकी बुक पढ़ ली। लेकिन रित्सु से पूछती है आखिर तुम क्या पढ़ रहे थे। उषा बताता है कि ऐसा कुछ खास नहीं, बस मुझे एक सीन मिल गया था और वैसे भी मुझे हार्ड कॉम्प्लिकेटेड बुक्स नहीं पढ़ी जाती, पर ऐसी बुक जो सिंपल हो उन्हें पढ़ने में मुझे काफी मजा आता है। अब रित्सु फनी सीन के बारे में ही बात करने लगती है। क्या तुम उस असिस्टेंट वाले सीन की बात कर रहे हो। उषा बोलता है हाँ आपने सही कहा, वो बहुत ज्यादा फनी था। खैर ये लीजिए आपकी बुक। लेकिन तब रित्सु बोलती है कि मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है, अब तुम इसे पढ़ सकते हो और यहाँ से चली जाती है। उषा हैरान होता है कि रित्सु ने इस पर गुस्सा नहीं किया और उसे थैंक्स बोलता है। बाहर से म्यामी और शिरो आ रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर रित्सु इतनी खुश क्यों है और हम देखते हैं कि रित्सु काफी अच्छे से स्माइल कर रही होती है। अगले दिन उषा कॉरिडोर में लेट कर बुक को पढ़ रहा होता है। तब रित्सु उसके पास आती है और पूछते है कि आखिर तुम कहाँ तक पहुँचे। उषा बताता है कि वो इतना फास्ट रीडर तो नहीं है, वो काफी स्लो पढ़ता है और अभी वो 4th चैप्टर के मिड में है। तभी म्यामी आकर उसे खींचकर लात मार देती है और हंसने लगती है। तब उषा बोलता है कि अगर तुम्हारे लिए इतनी ताकत है तो अपने 3 टाइमर एक्स को क्यों नहीं मारती हो। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं जिससे उषा भूल जाता है कि यहाँ पर रित्सु भी है और तब म्यामी इसी मौका का फायदा उठाकर उषा से बोलती है देखो यहाँ रित्सु आ गई। उषा फ्लो में गुस्से में उससे बोल देता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और जब तक उसे रियलाइज होता रित्सु यहाँ से जा चुकी होती है और अब वो रिग्रेट करने लगता है कि उसने दोबारा से सब कुछ बिगाड़ दिया। अब रात के समय सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। तभी सब रित्सु को बोलते हैं कि कोई स्टोरी सुनाओ क्योंकि तुम तो काफी बुक पढ़ती हो। रित्सु मना कर देती है कि इसमें कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। अब यहाँ काफी ज्यादा बकवासें होती हैं और बीच में ये लोग स्टोरी भी सुनाने लग जाते हैं जिसके अंदर शिरो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, फिर वो मरता है, उसके अंदर से उषा निकलता है, एक ओल्ड कपल रहते हैं जो उसके साथ गंदी हरकतें करने वाले होते हैं। ऐसे ही कुछ स्टोरी होती है, बहुत बेकार स्टोरी रहती है। सीरियसली तुम्हें भी मजा नहीं आएगा तो मैं नहीं सुना
तुम्हारा। अब स्टोरी खत्म होने के बाद उषा बोलता है कि मैं तो काफी ज्यादा थक गया। तब शिरो से बोलता है कि तुम अगर रात भर ऐसे ही बुक पढ़ते रहोगे तो थकोगे ही। और उषा बोलता है मैं थक तो गया, लेकिन वो स्टोरी सच में काफी ज्यादा मजेदार थी, क्यों है ना सेंपाई। तब रित्सु उसको घूरने लग जाती है। उषा को लगता है कि उसने गलती कर दी उसे रोककर, लेकिन तब रित्सु बोलती है हाँ तुमने सही कहा, वो एलिवेटर वाला सीन तो काफी ज्यादा मजेदार था। हाँ आपने सही कहा सेंपाई, और वो बनी वाला भी। दोनों काफी स्माइल करते हुए खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और चारों उसे देख रहे होते हैं। और तब गहना बोलती है इस तरह से एक दूसरे से बातें करना ये किसी प्यार की तरह है। दोनों आपस में काफी ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों के ओपिनियन थोड़े थोड़े चेंज होने लगते हैं कैरेक्टर्स को लेकर। किसी को कैरेक्टर पसंद है, किसी को नहीं है। रित्सु अपना मुंह नीचे कर लेती है। उषा को लगता है कि उसने फिर से बात बिगाड़ दी, उसे उसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए था शायद। और ये चारों बाहर से देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये कितना बेवकूफ है, ये शायद देख नहीं रहा कि रित्सु कितनी ज्यादा खुश है और सच में कितनी प्यारी लग रही होती है भाई। अगली सुबह उषा रित्सु से माफी मांग रहा होता है कि वो इस बार रेंट पे नहीं कर पाएगा। पर रित्सु बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मियामी और सहायका तो लेट ही बिल पे करती हैं, बस एक शिरोई है जो बिल्कुल करेक्ट टाइम पर दे देता है रेंट। और उसे को बिलीव नहीं होता कि आखिर वो इतने करेक्ट टाइम पे पैसे देता कहाँ से, आखिर वो करता क्या है। और तब बगल से शिरो बम्बू लेकर जा रहा होता है, जो देखकर दोनों को लगता है कि शायद ये यही बेचता है। अब शाम के समय दोनों घर पर आते हैं और वो देखते हैं कि बम्बू तो असल में शिरो घर पर लेके आया है। तब मियामी बोलती है कि आखिर तुम इसे कुछ बनाने वाले हो क्या। और सहायका फिर से मियामी को परेशान करने लग जाती है। तब यहाँ ग्रैंड माँ बोलती है कि शिरो तुम्हारे लिए पुलिस का फोन आया है। तब सयाकर में बोलती हैं लगता है ये अरेस्ट होगा, अरेस्ट ही होगा ये। और शिरो बोलता है कि फोन पे वो मुझे कैसे अरेस्ट करेंगे। अब शिरो कॉल अटेंड करता है और थोड़ी देर बाद वो सबको बताता है कि वो जब जा रहा था तो उसे एक वॉलेट पड़ा मिला, जिसे उसने पुलिस को दे दिया और अब वॉलेट का ऑनर मिल गया है और अब वो मुझे शुक्रिया बोलना चाहता है, इसीलिए वो कल हमारे यहाँ आ रहा है। उषा बात करता है कि शायद वो लड़की हो सकती है। अब अगले दिन के घर पर एक लेडी आती है अपनी बच्ची के साथ और शुक्रिया करती है कि मेरा वॉलेट वापस कर दिया और साथ में कोई गिफ्ट देती है, लेकिन ग्रैंड माँ उसे लेने से मना कर देती है। अब ग्रैंड माँ उस छोटी सी बच्ची से उसका नाम पूछती है जो कि चिनात्सु होता है। लेडी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और यहाँ उषा और बाकी सब दूर से देख रहे होते हैं और उन्हें भी ये महसूस हो जाता है और वो बोलते हैं कि ये शिरो है, तो लेडी अनकंफर्टेबल फील जरूर करेगी। ग्रैंड माँ चिनात्सु को पुडिंग ऑफर करती है पर उसकी माँ मना करती है, बोलती है कि हम घर जा रहे हैं, लेकिन वो लड़की बोलती है कि आप घर जा सकती हो, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अब वो पुडिंग खाती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ उसकी माँ माफी मांगती है कि मेरी बेटी को माफ करना, पुडिंग उसको ज्यादा ही पसंद है। शिरो फिर से बाहर कुछ क्राफ्ट कर रहा होता है और लड़की उससे आकर पूछती है आखिर आप क्या बना रहे हो। शिरो बताता है कि वो कुछ पाइथो गोरे स्विच बना रहा है। बच्चे पूछने लगते हैं कि यहाँ कोई बच्चा है, जिस पर शिरो साफ मना कर देता है। तो पूछती है फिर आप ये क्यों बना रहे हो। वो कहता है मजे के लिए, और कैसे बच्चे इससे खेल सकते हैं, हम बड़ों को भी हक है थोड़ा मजे करने का। वो पूछती है कि तुम्हें इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर शिरो बताता है कि आज तो ये नहीं बनेगा। फिर बोलता है कि तुम यहाँ कल भी आ सकती हो अगर फ्री हो तो। बाय कर सबको घर जा रही होती है और शिरो बोलता है कि क्यूट है, बस मुझे देखना है कि क्या ये कल वापस आएगी। और अगले दिन वो सच में आ जाती है और शिरो से पूछती है कि क्या वो पूरा हुआ, जिस पर शिरो कहता है कि नहीं। तो बच्ची बोलती है पूरा दिन तो तुम बेकार ही बैठे रहते हो, आखिर वो पूरा क्यों नहीं हुआ। शिरो बताता है कि उसे और भी काम होते हैं, असल में वो नोवेल्स लिखता है, जो सुनकर वो बच्ची अजीब सा फेस बनाने लगती है। शिरो से बोलता है कि हम बड़े लोगों को भी थोड़ा काम करना रहता है। जो बच्ची बोलती है हमें टीचर कहते हैं कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, पर शिरो बोलता है कि कभी कभी हार मानना जरूरी होता है। अब बच्ची बोलती है कि ऐसी बात है तो मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगी तुम्हारी मदद करने। जिस पर शिरो बोलता है फिर तुम्हारे दोस्तों का क्या। और वो बच्ची बोलती है उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। और ऐसी अगले दिन वो बच्ची दोबारा आ जाती है और शिरो पर गुस्सा करते हुए दादी अम्मा की तरह बोलने लगते हैं कि देखो तुमने काम पूरा नहीं किया। सभी देखते हैं कि बच्ची रोज आ रही है, शायद वो शिरो से अटैच हो चुकी है काफी ज्यादा। वो लोग देखते हैं कैसे वो मजे करते हुए उस गेम को बना रहे हैं मिलकर। अब वो बच्ची शिरो से बोलती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। तब शिरो से बोलता है कि ये तुम मुझे 9 साल बाद बोलना जब तुम 18 की हो जाओगी। और सब लोग का होश ही उड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या बात कर रहा है। शिरो को कुछ काम पड़ जाता है और वो उसको इंतजार करने के लिए बोलता है और यहाँ बच्ची बरामदे में बैठकर वेट कर रही होती है। तब मियामी बोलती है लगता है मुझे कुछ करना होगा और उस बच्ची के पास चली जाती है और उससे बोलती है कि सुनो बच्ची, तुम्हें शिरो जैसे लड़के के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी वो फेलियर है और पूरा बेकार है। अगर तुम्हें किसी को पसंद करना ही है तो उषा को क्यों नहीं। और उषा दूर से बोलता है नहीं मेरे से दूर रहो, पर बच्ची सब चीजों के लिए मना कर देती है। तब मियामी शिरो के घर में उल्टा बोलने लगती है कि वो एकदम गधा बेकार फेलियर आदमी है। पीछे से सब बोलते हैं कि तुम भी तो ऐसी ही हो, ये लोग अलग मजे ले रहे हैं यहाँ से। अब मियामी बोलती है और वैसे भी तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वैसे क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बच्ची सुन के हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है, जिस पर मियामी एकदम भड़क जाती है और बोलने लगती है बच्चों को वैसे प्यार में नहीं पढ़ना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और पीछे सयाका हंसने लग जाती है इसकी बातें सुनकर। अब मियामी बोलती है और वैसे भी वो मेरा कुत्ता है, शिरो मेरा कुत्ता है। ये सुनकर बच्ची रोने लग जाती है और यहाँ से चली जाती है और सब मियामी को ब्लेम करते हैं कि तुमने बच्ची को रुला दिया, वो तो बच्ची है, तुम तो बड़ी हो, तुम्हें समझना चाहिए। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और शिरो बात करने लगता है कि चिनात्सु आई नहीं, आखिर क्या बात हो गई। ग्रैंडमा भी इस बात पे हैरान होती है। अब सयाका बताती है कि इस रूम में किसी ने उससे लड़ाई कर ली और उसे रोते रोते भगा दिया। और मियामी अपना इल्जाम उषा पर लगाने लगती है और सबको असलियत पता चल जाती है। अब इसके बाद मियामी बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो इंतजार कर रही थी और मुझे देखा नहीं गया और मैं उसे बस समझा ही
रही थी। शिरो सबको शांत करता कहता है कि मुझे माफ करो, मैंने उसे मना किया है और वो कल से नहीं आएगी। ऐसे ही 3-4 दिन उसके बाद भी बीत जाते हैं और वो बच्ची नहीं आती और उषा और रित्सु बात करते होते हैं कि आखिर वो बच्ची क्यों नहीं आ रही। लगता है उसे शिरो के बारे में इतना उल्टा सुनकर बुरा लगा। आखिर शिरो में इतना अच्छा क्या है, और उससे अच्छा तो तुम हो उषा। और ये सुनकर उषा खुश होने लग जाता है कि रित्सु उसकी तारीफ कर रही है और साथ में थोड़ी बेइज्जती भी। पर तब वो दोनों देखते हैं कि चिनात्सु को उसके दोस्त इग्नोर कर रहे हैं और वो रोते रोते यहाँ से जाने लग जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि उसके कोई दोस्त नहीं है और यहाँ वो घर पे बात बता देते हैं, जिसके बाद सायाका उसे रियलाइज कराती है मियामी को कि आखिर तुमने क्या कहा था। मियामी ने उससे कहा था कि अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही तो तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बनेंगे और ऐसा ही हो रहा है और वो डर चुकी है काफी ज्यादा। तभी उनके घर पे चिनात्सु की मॉम आती है और बताती है कि चिनात्सु मिल नहीं रही है। उन्हें लगा कि यहाँ पर होगी और अब सभी लोग चिनात्सु को ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और अब यहाँ उषा अपनी साइकिल लेकर उसे ढूंढने के लिए कहीं और जा रहा होता है। तभी उसे झाड़ी से आवाज आती है और वो देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ पर चिनात्सु होती है। अब वो बताते हैं कि हमने तुम्हारी मॉम को बुला लिया और वो थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ जाएंगे। सब बच्ची को समझाने लगते हैं। तब मियामी बोलती है कि तुम्हें अकेले ही रहना ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो ये भी तुम्हारे लिए ठीक ही है। बच्ची के लिए बात सुनकर सब डर जाते हैं। तब साइका बोलती है कि मियामी भी ऐसी है, उसका भी कोई दोस्त नहीं है, वो लोनली है। तब मियामी रित्सु को भी तब खींचती है और बोलती है कि इसका भी कोई दोस्त नहीं है, ये तो एकदम लोनर है। और रित्सु काफी गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हारा रेंट 3 गुना बढ़ा दूंगी और इससे मियामी डर जाती है। वो बच्ची रित्सु से पूछती है तो सही में क्या आपके कोई दोस्त नहीं है, जिस पर रित्सु कहती है हाँ कोई नहीं है, लेकिन मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता और वैसे तुम्हारी भी तो नहीं है, तुम्हारी क्या उनसे लड़ाई हो गई है। चिनात्सु रीजन बताती है कि लड़ाई क्यों हुई थी। क्लास में असल में सभी लोग एनिमे टीसी के बारे में उल्टी उल्टी बातें कर रहे होते हैं उसके दोस्त लोग, और क्योंकि चिनात्सु हमारी सब्सक्राइबर है उसे गुस्सा आ जाता है और उन सब पे चिल्ला देती है, जो सुनकर पूरी क्लास डर जाती है और सब लोग उससे डरने लगते हैं और दूर रहने लगते हैं। चिनात्सु बोलती है कि हाँ इसमें मेरी गलती है पर थोड़ी गलती उनकी भी है क्योंकि मुझे एनिमे टीसी के अलावा कोई और एनिमे पसंद ही नहीं है। तब मियामी काफी सिंपली बोलती है इसमें क्या बड़ी बात है, जाओ अपने दोस्तों को टॉफी दे दो और सॉरी बोल दो, वो वापस दोस्त बन जाएंगे। नात्सु बोलती है ये इतना भी इजी नहीं है, जब भी मैं क्लास में जाती हूँ सभी लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लग जाते हैं, वो हमेशा ही मुझे इग्नोर करते हैं। मैं इससे इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडमा मियामी से समझाने लगती हैं क्या तुम पागल हो क्या, तुम्हें मरने की क्या पड़ी है और मरने से क्या ही हो जाएगा। अब ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या तुम्हें पुडिंग खानी है, जिस पर बच्ची हाँ बोलती है रोते रोते, और अब वो पुडिंग काफी जोर जोर से खा रही होती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए और दोस्त भी तुम्हारे कभी न कभी वापस बन ही जाएंगे, तुम बस खुश रहो, मैं तुम्हारे लिए बाल्टी भर कर पुडिंग बनाऊंगी। शिरो भी कहता है कि सैटरडे तक मैं उस गेम को पूरा कर दूंगा तो तुम अपने दोस्तों को लेकर आ जाना। ची काफी खुश हो जाती है और अब उसकी मॉम उसे लेकर चली जाती है। और अब हम देखते हैं सैटरडे का सीन जहाँ पर वो बच्ची अपने दोस्तों के साथ आई होती है। ये देखकर सारे काफी खुश हो जाते हैं। अब शिरो सबको बताता है कि इस गेम को मैंने और चिनात्सु ने मिलकर बनाया है। अब वो इस गेम को स्टार्ट करता है और ऊपर से एक बॉल को डालता है जो कि बैम्बू में ट्रैवल करते हुए अजीब अजीब जगह से टकराते हुए नीचे तक आती है और एंड में पानी को छोड़ देती है और बैम्बू में पानी बहता हुआ उसके अंदर से रोमिन आने लगता है। लेकिन यहाँ पानी कहीं पड़ जाती है और वो काफी धीरे धीरे आ रहा होता है। सभी शिरो की बेइज्जती करने लगते हैं, जिसके बाद शिरो यहाँ पर पाइप ही लगा देता है और गेम काफी अच्छा बनता है। अब चिनात्सु रित्सु से उसको दोस्त बनने के लिए कहती है, जिस पर रित्सु कहती है कि पहले तुम मुझे लोनर बोलना बंद करो। और प्रॉमिस के हिसाब से ग्रैंडमा यहाँ पर बकेट भरकर पुडिंग बना के लाती है और सारे बच्चे बकेट में ही खाने लग जाते हैं, जो देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद शिरो बताता है कि और उसी दिन से वो बच्ची यहाँ वापस कभी नहीं आई। सबसे पूछता है तो क्या तुम उदास हो, जिस पर शिरो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, असल बात तो ये है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा ही सारी जिम्मेदारियां बड़ों पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो बच्चे होते हैं। यहाँ ग्रैंडमा आती है और बताती है कि खाना बन चुका है। तब शिरो बोलता है कि मैं उदास नहीं हूँ। अगली रात सभी मिलकर एक पोस्टर पढ़ रहे होते हैं जिसके अंदर लिखा था कि इनके शहर में एक मोलेस्टर है जो अकेली लड़कियों को सेक्सुअली सेड्यूस करता है। यहाँ शिरो भी कहता है कि मोलेस्टिंग कितनी गंदी चीज है। तब ग्रैंडमा बोलती है कि तुम भी तो कुछ इसी तरह हो, गंदी गंदी हरकतें करते हो। जो कहता है कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, भले ही वो मेरी तरह दिखता है लेकिन मैं मोलेस्टिंग नहीं करता। अब उषा रित्सु से पूछता है कि क्या आपको कभी किसी मोलेस्टर ने परेशान किया है, जिस पर वो साफ मना कर देती है। ये सुनकर सायका बोलती है कि तुम तो हमेशा बुक पढ़ती रहती हो, क्या होगा अगर कोई मोलेस्टर तुम्हारे बगल में आ जाए और तुम्हें टच करना लगे। ये सुनकर उषा रित्सु काफी ज्यादा चिंता करने लगता है। ये बातें सुनकर ग्रैंडमा बोलती है अब से रित्सु तुम्हारा बाहर बुक पढ़ना मना है। सो बोलती है मगर मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मुझे काफी सारी बुक पढ़नी है। तो ग्रैंडमा बताती है कि समर ब्रेक आने वाला है, तब तुम उसमें पढ़ लेना। तुम बुक पढ़ते वक्त अगल बगल ध्यान भी नहीं देती और डिफेंसलेस हो जाती हो, तो तुम्हारा बाहर बुक पढ़ना बना है। तब रित्सु बोलती है कि मेरे पास उषा कुन है, वो मुझे बचाएगा। और अब से अगले दिन स्कूल के बाहर उषा रित्सु का वेट कर रहा होता है और फिर वो दोनों साथ साथ घर जाने लगते हैं, जहाँ उषा बताता है कि अब से वो मेरा इंतजार करती है और मैं उसका इंतजार
स्वीकार करता हूँ, भले ही ये मोलेस्टर की डर की वजह से हो, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। अब घर पे उषा काफी ज्यादा थका होता है, तब यहाँ बोलती है तो क्या तुम 3 दिन में ही उसके बॉयफ्रेंड उनके थक गए? उषा पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है इससे? तब सायाका बोलती है कि रित्सु बहुत सेल्फिश है, वो तुम्हें कुत्ते की तरह अपने अगल बगल घुमाती रहती है, और गलती से रित्सु बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है। और तब उषा बोलता है कि कोई बात नहीं, वो चाहे कितनी भी सेल्फिश हो, उन्हें बुक पढ़ना पसंद है और मैं इससे ही खुश हूँ। अब अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि वो मोलेस्टर को पकड़ लिया गया है, पुलिस ने उसे रात को ही अरेस्ट कर लिया। और ये सुनकर रित्सु तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उषा ये सब नोटिस कर रहा होता है। और अब रित्सु काफी सारी बुक पढ़ने के लिए तैयार होकर लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है। शाम के समय उषा और ग्रैंडमा बाहर बैठे होते हैं। उषा बोलता है कि काफी देर हो गई लेकिन वो अभी तक आई नहीं। तो ग्रैंडमा उसे बोलती है कि तुम्हें पता ही है उसे बुक पढ़ना कितना पसंद है, वो जल्दी आती होगी, वैसे भी रात होने ही वाली है। तभी यहाँ 2 बच्चे भागते हुए आती हैं और बोलती हैं कि वो बहरूपिया, वो गंदी हरकत करने वाला आदमी। ग्रैंडमा को समझ में आता है कि मोलेस्टर अभी भी अरेस्ट नहीं हुआ और वो काफी डर जाती हैं। और हम यहाँ देखते हैं रित्सु को, जो कि अंडरग्राउंड रास्ते से आ रही होती है बुक पढ़ते हुए। तब वहाँ वही मोलेस्टर आ जाता है और अचानक से रित्सु के सामने आ जाता है। क्या गंदी हरकत करता है, लेकिन रित्सु बुक पढ़ते हुए उस पर ध्यान भी नहीं देती। तभी मोलेस्टर उसे पीछे से हाथ लगाता है और तभी यहाँ उषा आ जाता है और वो मोलेस्टर को देखकर बोलता है, और छुट्टी नुन्नी वाले। देख के मोलेस्टर भागने लग जाता है। तभी यहाँ मियामी आ जाती है और तब ऊपर से सायाका आकर उस मोलेस्टर के खींचकर लात मारती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ शिरो रस्सियां लेकर आता है और उसको काफी अजीब तरीके से बांध देता है। अब पुलिस उस मोलेस्टर को अरेस्ट कर लेती है और अब घर पर रित्सु चुपचाप बचकर भाग रही होती है। तभी उषा बोलता है, सेंपाई आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अभी आपको पता ही नहीं था कि वो मोलेस्टर वहीं पर था, अगर वो आपको कुछ कर लेता तो आप चिल्ला भी नहीं पाती। और रित्सु को सुनाने लगता है और बोलता है कि आपको अपनी मनपसंद बुक घर में ही पढ़नी चाहिए। रित्सु बोलती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी और जाने लगती है। इससे उषा को उस पर गुस्सा तो आ रहा होता है पर कुछ कर नहीं सकता वो। रित्सु से काफी गुस्से में देखती है और फिर बोलती है, मैं आगे से अपना ध्यान रखूंगी और तुम्हारा शुक्रिया सब कुछ करने के लिए। सुनकर उषा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर तब रित्सु उसे अपनी तरफ बुलाने लगती है। उषा देखता है कि वो तो गर्ल्स एरिया है और साथ ही रित्सु ने अपने हाथ में वुडन स्वॉर्ड पकड़ी है, पर तब भी वो कदम रख देता है और रित्सु उसको धो डालती है। अब अगले दिन काफी गर्मी होती है। उषा सोचता है कि उसे एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो रित्सु को छुप कर देखेगा कैसे। यहाँ रित्सु बुक पढ़ रही होती है। तभी उषा उससे पूछता है कि क्या ये नई बुक है, जिस पर वो बोलती है हाँ, और ये तुम्हारे लिए काफी हार्ड है। तब उषा रित्सु से बोलता है कि क्या आप मुझे कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकती हो, जिस पर सेंपाई बोलती है कि मैं सोच कर बताती हूँ। अब यहाँ ग्रैंडमा सबसे बोलती है कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और खाना बनाने की हालत में नहीं हूँ, तो आज हम रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तो कौन खिलाएगा खाना। सब के सब मना कर देते हैं और आखिर में शिरो को फंसा देते हैं। अब सब लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, जो कि असल में ग्रैंडमा की फ्रेंड का ही होता है। अब वो आपस में बात करते हैं, जहाँ उनकी फ्रेंड बताती है कि काफी सारे पार्ट टाइमर यहाँ क्विट कर चुके हैं, इसलिए मुझे कुछ नए वर्कर्स चाहिए टेम्परेरी टाइम के लिए, कोई ऐसा जो सच में अच्छा हो। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके अंदर सायाका और मियामी आपस में लड़ रही है। शिरो अजीब हरकतें कर रहा है, लेकिन सिर्फ उषा ही है जो उन चारों को कंट्रोल कर रहा है। और ये देखकर ग्रैंडमा और उसकी फ्रेंड सोच लेती है कि उषा को ही जॉब दी जाएगी। अब उषा ही बताता है कि वो भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ही रहा था, जिस पर वो लेडी बोलती है कि हाँ तुम यहाँ काम कर सकते हो और ये पुराना जापानीज कैफे है और साथ ही मैं तुम्हें अच्छी सैलरी भी दूंगी और तुम अपनी गर्मियों तक यहाँ तो काम कर ही सकते हो। और तब उषा पूछता है कि कहीं यहाँ कुछ वियर्ड लोग तो नहीं, जिस पर वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ सब यूनिक लोग हैं। और ये सुनकर उसे शिरो की याद आ जाती है, जिसके लिए वो साफ मना करता है कि वो यहाँ काम नहीं करेगा। तो वो उसे बोलती है कि यहाँ पर निक नेम्स भी दिए जाते हैं जो काम करते हैं। तब सायाका और मियामी उसे अजीब अजीब नेम देने लगती है और इससे उसे गुस्सा हो जाता है। और वो लेडी कुछ फैंसी निक नेम्स बताती है और बोलती है कि इस टाइप के कुछ नेम दिए जाते हैं, पर तब उषा तब भी मना कर रहा होता है। तब ग्रैंडमा कहती है कि ये इतना बुरा नहीं है फ्रिक शो। सभी सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब ग्रैंडमा बताती है कि उषा का निकनेम फ्रिक शो है, उसे स्कूल में सब इसी नाम से बुलाते थे। और अब मियामी उससे पूछती है तो आखिर इसकी स्टोरी क्या है, लेकिन उषा बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तब सायाका धमकी देती है कि मैं ये बात सबको बताने वाली हूँ, जिसके बाद आखिर में उसे ये स्टोरी बतानी ही पड़ती है। वो बताता है कि उसके स्कूल में काफी अजीब अजीब बच्चे थे, कोई था जो कोई पागल साइंटिस्ट था, कोई लड़की थी जो भूतों को देख सकती थी, और ग्रेजुएशन के टाइम पर उस लड़की ने उसकी बुक के अंदर लिख दिया फ्रिक शो मास्टर। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब उषा ग्रैंडमा से पूछता है कि आखिर आपको ये नाम कैसे पता। तब ग्रैंडमा बताती है कि मैंने पहले ही तुम्हारी मदर से इंटरव्यू ले रखा है और तभी तुम्हें यहाँ रहने दिया। उषा को लगता है कि सेंपाई ने बात नहीं सुनी और काफी रिलैक्स हो रहा होता है, पर असल में सेंपाई ने सुन ली होती है और अब वो भी जोर जोर से हंसने लगती है। अब सभी खा पी के जा रहे होते हैं और उषा काफी गुस्से में होता है कि मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ ग्रैंडमा की मदर उनके घर आई होती है और वो दोनों उषा से मिलते हैं और अब वो उषा का लुक चेंज कर उसे एक ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस पहना देते हैं और बताते हैं कि उनकी कैफे की कॉस्ट्यूम है। ये सुनकर उषा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने मना तो किया था, लेकिन वो दोनों मानती ही नहीं है। अब यहाँ पर सेंपाई भी आ जाती है और उषा को डर लग रहा होता है कि वो उसको देखकर हंसेंगी, पर असल में सेंपाई तो बस उसको देखती ही रह जाती है और काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब वो शर्मा के उषा को बुक देते हुए बोलती है कि ये लो, तुमने कल मुझसे बुक मांगी थी ना, और अब तुम इसे पढ़ लेना। उषा काफी खुश होकर उनका शुक्रिया करता है और ये देखकर ग्रैंडमा और उसकी दोस्त बोलती है अच्छा, जिसके बाद वो उसके साथ ही बुक को बांध देती है। उषा सेंपाई से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और फिर वो देखता है कि सेंपाई उसे कैसे देख रही है और वो बोलता है कि ऐसे मत देखो, मैं मना नहीं कर पाऊंगा। और अब वो जॉब
के लिए मान जाता है। अब हम उषा को देखते हैं जिसे ग्रैंड माँ पूरी तरह से रेडी कर देती है उसके पहले दिन जॉब पर जाने के लिए। यहीं रित्सु उसे देख रही है और उषा को पता है कि वो उसे नहीं उसके कपड़ों को देख रही है, पर फिर भी उसे वो काफी अच्छा लग रहा है। और अब वो उस जापानीज रेस्टोरेंट पहुंच जाता है काम के लिए। रेस्टोरेंट की ओनर उसे टैग देती है अयानु कोजी का, मतलब कि रेस्टोरेंट के अंदर सब उसे अयानु कोजी कहकर बुलाएंगे। अब एक बंदा उसे अयानुज कहकर बुलाता है और बोलता है तो तुम पुराने वर्कर के बदले आए हो। इस बंदे का नाम यामामोटो होता है, यानी इसका टैग नेम है। और यूसा इसे देखकर ही समझ जाता है कि ये काफी अजीब होने वाला है। वो उसका काफी अच्छे से वेलकम करता है, जिससे यूसा को लगता है कि नहीं शायद ये बंदा अजीब नहीं होगा। लेकिन तभी यामामोटो काफी ज्यादा बकवास करने लग जाता है और जिससे यूसा एकदम पक जाता है। तब ओनर यामामोटो को बताती है कि ये अयानु कोजी के बदले आया है, तुम उसे उसका छोटा भाई मान सकते हो। जिस पर यामामोटो और भी ज्यादा बकवास करने लग जाता है कि वो यहाँ पढ़ने चला चुका है और तुम यहाँ उसके बदले आए हो। वो तुम्हारे बारे में हमेशा ही बात करता रहता है, जबकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तभी कुराकावा नाम का दूसरा वर्कर यामामोटो को चुप करा देता है। कुराकावा बताता है कि मुझे यहाँ पर शिनोजी कहा जाता है, यानी इसका टैग नेम है। उषा उसे अपना नाम बताता है और बताता है कि मैं समर ब्रेक तक यहाँ पर काम करूंगा और मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। कुराकावा उषा को समझाता है कि हम यहाँ पर नॉर्मली काम करने वाले हैं, बस हमारे कपड़े अलग हैं और हमारा टैग नेम अलग होगा। उसकी बातें सुनकर उषा को लगता है कि शायद ये बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मेरी गार्डन स्पीड काफी ज्यादा पावरफुल है। और तब उषा बोलता है लगता है मैंने गलती कर दी, ये भी नॉर्मल नहीं है। वो बंदा उषा से बोलता है कि पता तुम्हारी गार्डन स्पीड भी काफी ज्यादा फुल है। उषा को समझ नहीं आता और फिर वो बंदा उसकी गार्डन स्पीड को लेकर काफी डरावनी बातें बोलने लग जाता है। लेकिन यहाँ उषा को कुराकावा की बात सुनकर अपने मिडिल स्कूल की एक लड़की की याद आ जाती है, जो कि हमेशा ही उषा से कहती थी कि देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारी गार्डन स्पीड आ रही है। वो बोलता है कि इसकी बातें सुनकर मुझे हयासी की याद क्यों आ रही है, वो तो ऐसे ही बातें किया करती थी। तभी यहाँ यामामोटो कुराकावा को चुप कर देता है और फिर वो अपनी बकवास करने लग जाता है, जिससे उषा दोबारा पक जाता है। लेकिन ये यामामोटो और कुराकावा में तो आपस में बहस होने लग जाती है अपनी ही बकवास को लेकर, जो कि किसी को समझ ही नहीं आती। उषा उन दोनों की लड़ाई को रोकने लगता है तो वो दोनों उससे ही पूछते हैं कि आखिर तुम किसकी साइड हो। तभी उषा बोलता है कि देखो कस्टमर्स देख रहे हैं, जिससे तीनों शांत हो जाते हैं। अब घर पे ग्रैंडमा पूछती है आखिर तुम्हारा पहला दिन कैसा गया। जिस पर उषा बताता है कि लगता है मेरी जिंदगी हार्ड मोड में ही स्टक हो चुकी है, मेरी ये कठिन जिंदगी लगता है ऐसे ही रहने वाली है। तभी यहाँ पे मयूमी और भी गुस्सा करते हुए बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा हार्ड जिंदगी से। और फिर अपना दुखड़ा सुनाते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है मेरे दो यंगर जूनियर्स वो दोनों आपस में मेरे पीठ पीछे डबल डेट पे गए और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। तभी रित्सु बोलती है क्या ग्रुप डेट इतना जरूरी होता है, मुझे तो सुनकर ही अजीब लग रहा है। उषा कहता है कि ग्रुप डेट में होता ही क्या है, सारे मिलके कोरियो के जाते हैं। तभी मैं पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं जाना है। जिससे उषा कहता है नहीं, और मैं जाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा भी नहीं। तभी उषा को उसके दोस्त तगामी का कॉल आता है। उषा कॉल उठाता है तभी तगामी चिल्लाकर बोलता है तुम्हें ग्रुप डेट पर आना होगा। और फिर उषा बोलता है तगामी सुनो मेरे पीछे एक डेविल है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, जो कि मयूमी होती है। मयूमी उसे धर दबोच लेती है। वहाँ से तगामी मैसेज करता है कि क्या तुम किसी अंडरवर्ल्ड में रहते हो क्या जो ऐसे बोल रहे हो। वो मैसेज में बोलता है कि उषा तुम्हें क्या ग्रुप डेट पर आना है, लेकिन यहाँ से मयूमी मैसेज कर देती है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ सकता। ऐसे ही बहाने मार देती है उसके बदले। तभी मयूमी उषा को बताती है कि एक और मैसेज आया है, जिसमें वो लिख रहा है कि क्या तुम वेस्ट स्कूल में जाते थे, और अगर जाते थे तो वहाँ की एक और लड़की है, मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ, क्या तुम उसे पहचानते हो। उषा फोटो देखता है और पहचान ही नहीं पाता, बोलता है कि ये क्यूट तो है। लेकिन तभी सयाका बोलती है तुम नहीं जानते इस लड़की ने मेकअप करके खुद को क्यूट बनाया है। तभी मायूमी पॉइंट मारते बोलती है तुम्हारी तरह तुमने भी तो खुद को ऐसे ही बनाया है। सयाका आगे बताती है कि उस लड़की ने नकली आईब्रोज लगा रखी हैं, उसके बाल भी नकली हैं, उसने कलर करा रखा है। और तभी उषा पहचान जाता है कि ये तो हयासी है, और ये जानते ही वो डर जाता है कि आखिर ये इतनी चेंज कैसे हो गई, मैं तो कभी इसके साथ ना जाऊँ। तभी ग्रैंडमा कहती है गोस्ट विस्पर, अच्छा तो ये वही है। तभी उषा के मजे लग जाते हैं। तभी सामने से मैसेज आता है कि अगर तुम जाओगे तो वो लड़की नहीं आएगी, तो प्लीज उषा तुम मत आना। तभी मायूमी जोर जोर से हंसने लग जाती है, ये सोचते हुए कि चलो मैं ही बेकार नहीं हूँ, उषा भी बेकार है। अगले दिन जॉब पर उषा सोचा होता है कि क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा, क्या मैं कभी सेंपाई के साथ आके अपना रिलेशनशिप नहीं बढ़ा पाऊंगा। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी कुछ न्यू कस्टमर आ जाते हैं, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर वेलकम बोलता है तो देखता है कि ये तो हयासी और तगामी का ग्रुप है। हयासी को देखकर उषा एकदम हैरान हो जाता है। यहाँ घर पर सभी लोग बोर हो रहे होते हैं, सोचे होते हैं कि उषा क्या कर रहा होगा। तभी ग्रैंडमा बोलती है क्यों ना चलो उसे विजिट किया जाए, और सभी इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन रित्सु नहीं मानती। तब ग्रैंडमा बोलती है कि वहाँ पर बुक का एक नया कलेक्शन है, जिसके लिए रित्सु एक्साइटेड होकर मान जाती है। और इसके बाद ग्रैंडमा रित्सु को भी उषा की तरह ही कपड़े पहना देती है, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही होती है, और ऑब्वियसली इसे भी ये जबरदस्ती पहनाया गया होगा, पर क्यूट तो लग रही है। या दूसरी तरफ तगामी हैरान हो जाता है, बोलता है कि क्या तुम यहाँ काम करती हो। साई लड़की हयासी से बोलती है ये तो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ा करता था, लगता है तुम्हारा मिलना डेस्टिनी में था। लेकिन हयासी मुंह बनाने लग जाती है। उषा सोचता है कि ये लड़की हमेशा ही मेरे पीछे पड़ा रहती थी, और अब देखो इसको। उषा आराम से बोलता है काफी टाइम बाद मिले हयासी,
लेकिन वो उसे इग्नोर कर आगे चली जाती है। तगामी उसा से माफी मांगता है कि इन सबको यहीं आना था, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ काम करते हो, लेकिन तुम्हारा कपड़ा तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। कुराकावा इनका वेलकम करता है और बताता है कि आपका रिजर्वेशन कहाँ है, लेकिन वो सब उसके मजे लेने लग जाते हैं। बोलते हैं कि हमें बोलो वेलकम मास्टर। कुराकावा यामामोटो और उसा से कहता है ये लोग कितने बदतमीज हैं, इन्हें तो कोई तमीज ही नहीं है बात करने की। कुराकावा कहता है कि मैं तो उनके पास नहीं जाने वाला हूँ। उसाई बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे पुराने स्कूल के हैं, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। यामामोटो जाने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वो अजीब सी बातें कहने लग जाता है कि ये अमीर बच्चे काफी ज्यादा घमंडी हैं। ये सब कहकर वो एक से उन पर चिल्लाने ही जा रहा होता है, पर उसा उसे रोक लेता है। पर तभी उनमें से एक लड़का उसा को ऑर्डर लेने के लिए अंदर बुलाता है, उसके मजे लेने के लिए। यहाँ मायोमी, रित्सु सब आ जाते हैं। रित्सु को तो जबरदस्ती लाया गया होता है, बेचारी आना भी नहीं चाहती थी। बाकी यहाँ उसा से वो सब लोग काफी मजे ले रहे होते हैं। बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ आने को जी बुलाता है और उस पर हंसने लग जाते हैं। तगामी बोलता है कि ऐसा मत बोलो, लेकिन सब तगामी से ही बोलते हैं। तुम इसे ही बुलाने वाले थे ना, अच्छा है तुमने नहीं बुलाया, ये कितना बेकार कितना गधा आदमी है। उसकी काफी बेइज्जती करने लग जाते हैं। तब एक लड़की हयासी से कहती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हयासी चिढ़ते हुए कहती है नहीं। वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था ना, तो चलो तुम इसके बारे में कुछ बताओ। चलो तुम छोड़ो, उसा तुम ही बताओ। पर तभी हयासी बोलती है ये स्कूल में काफी बेकार था, सब इसे फ्रिक शो कहकर बुलाते थे। उसा मन में बोलता है हाँ तुम्हारी वजह से, लेकिन हयासी की ये बोलने की वजह से सभी लोग उसा पर ही हंसने लगते हैं, उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, उसको फ्रिक शो कहकर चिढ़ाने लगते हैं। वो लड़का तो उसे कुछ ज्यादा ही बेइज्जती करने लग जाता है। बस तगामी को गुस्सा आ रहा होता है और ये सब मायोमी और सायाका बाहर से सुन रहे होते हैं और वो बोलते हैं आखिर ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, और इन दोनों को काफी गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ रित्सु भी सब कुछ सुन रही होती है और उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसा सोचता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हाँ मुझे इनका ऑर्डर लेना है, पर ये सब हंस रहे हैं, मुझ पर ही हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, रात तक ही ऐसे हंसने वाले हैं। मुझसे अब सहन नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मैं कुछ नहीं करूंगा। शायद जब घर जाऊं तो सेंपाई की स्माइल देख के मेरा मूड ठीक हो जाएगा। वो काफी डिप्रेस्ड था। तभी पीछे से सेंपाई की आवाज आती है उसा सुनो। वो पीछे मुड़कर देखता है और सेंपाई रित्सु को देखकर एकदम हैरान हो जाता है, उसके कपड़े देख के हैरान हो जाता है और सोचता है ये तो काफी क्यूट लग रही है। रित्सु बोलती है कि हम फर्स्ट फ्लोर पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी आकर हमारा ऑर्डर ले लो, प्लीज जल्दी आना। सब रित्सु को देख के हैरान होते हैं। उसा तो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। रित्सु उसा को जल्दी आने के लिए बोलती है। तभी एक लड़का उसका ही मजाक उड़ाता है और बोलता है कि क्या ये कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है? उसा गुस्से से बोलता है मेरा मजाक उड़ाओ चलेगा, उनका नहीं। तभी रित्सु बोलती है हाँ है ये स्पेशल रिक्वेस्ट, मैंने करी है, तुम नहीं कर सकते, आ जाओ उसा जल्दी आना। और चली जाती है। सब देखते ही रह जाते हैं और तभी यहाँ पर मायोमी और सायाका भी आती हैं और उसा को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं आखिर तुम कहाँ चले गए थे, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। और ये देखकर बाकी लड़के एकदम ब्लश और एकदम जेलसी फील करने लगते हैं। तब मायोमी हयासी को पॉइंट कर बोलती है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो गलत करे और दूसरों पे इल्जाम लगा दे। और तब सायाका हयासी के पास जाती है और बोलती है तुम्हारे ऊपर कुछ लगा है। सभी डर जाते हैं। सायाका माफी मांगते हुए दिखाती है कि सॉरी ये तो तुम्हारी नकली आईब्रो थी, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। यहाँ से मायोमी उसा को ले जाती है और समझाती है कि तुम्हें इतना अच्छा बनने की भी जरूरत नहीं है। उसा बोलता है कि हाँ पर मुझे लगा कि हयासी काफी डरी हुई है। तभी मायोमी बोलती है ये सब छोड़ो, चलो रित्सु को ढूंढते हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब वो पहुँचते हैं कि शिरो बताता है कि रित्सु तो यहाँ से चली गई है और उसा उदास हो जाता है कि मैं लेट हो गया। तब ग्रैंडमा शिरो बताते हैं कि वो आई, वो काफी गुस्से में थी। वो थोड़ी देर बैठी और फिर काफी शर्मा गई और बोली कि मैं घर जा रही हूँ। तब उसे याद करता है उन्हें नफरत है किसी स्ट्रेंजर से बात करने में, लेकिन मेरे लिए उन्होंने लड़ाई करी, उन्होंने मेरे लिए किया। वो शर्मा गई होंगी, उन्हें काफी एम्बैरेस फील हुआ होगा। इसके बाद उसा वापस से यामामोटो और कुराकावा के पास जाता है। दोनों ही बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या उन लोगों ने तुम कुछ उल्टा बोला, तुम्हें सुनना नहीं चाहिए था। पर उषा तो असल में शर्मा रहा था सेंपाई को याद करते हुए और वो बोलता है मुझे सेंपाई काफी पसंद है, अब मैं आराम से मर सकता हूँ, मैं आज बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। यहाँ रित्सु को देख रहे होते हैं जो कि भाग रही होती है। सभी उसे देख रहे होते हैं और वो बोलती है कि मुझे काफी शर्म आ रही है, मैं तो इस शर्म से ही मर जाऊंगी। अब रात तो घर पर उषा खाना खा रहा होता है जो कि उसका फेवरेट खाना होता है और वो रित्सु के बगल में बैठा होता है, जहाँ वो ग्रैंड माँ का शुक्रिया कर रहा होता है इन सभी चीजों के लिए। तभी रित्सु उषा से बोलती है क्या तुमने मेरी दी हुई बुक पढ़ ली? लेकिन उषा बताता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। रित्सु बोलती है मैंने उम्मीद ही करी थी, वैसे उनमें से एक ब्लू वाली बुक होगी जिसे जरूर पढ़ना, वो काफी मजेदार है। उषा बोलता है अगर आपने बोला है तो सच में मजेदार होगी, तो मैं आज उसे पढ़ लूंगा। अब अगली सुबह तगामी उषा को कॉल करता है और मियामी के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन उषा कहता है कि उसके बारे में मत सोचो, वो तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर कर देगी। और फिर वो मियामी की तरफ देखता है जो कि शिरो के कंधों पर बैठी होती है और बेउड़ी की तरफ पी रही होती है। वो उषा को भी अपने पास बुलाती है और इसके बाद यहाँ पर शयाका और रीचन आ जाती है और वो दोनों देखते हैं कि मियामी उषा और शिरो की बैंड बजा रही है। वो दोनों पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है,
तो वो मियामी उदास होकर बताती है कि मेरे ऑफिस में मेरे से 1 साल बड़ी लड़की का बॉयफ्रेंड बन चुका है और ये मुझे काफी इरिटेट कर रहा है और काफी परेशान कर रहा है। तो सयाका उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम हो ही इतनी बेकार, जिस पर शिरो बोलता है कि मैं भी बेकार हूँ। और फिर इस पर मियामी शिरो को ही मारने लग जाती है। सयाका उससे पूछती है कि आखिर तुम शिरो के कंधों पर क्यों बैठी हो, जिस पर मियामी बताती है कि मैंने टीवी में देखा था कि जब भी तुम्हारा मन उदास हो तो किसी के कंधों पर राइड करो, और शिरो यहाँ पर सबसे बड़ा है तो मैं इसके कंधे पर बैठ गई, और वैसे भी मुझे तो सबको नीचे देखकर काफी मजा आ रहा है। ये सुन उसा बोलता है कि मुझे इसकी मदद नहीं करनी, मुझे इसका मूड ठीक नहीं करना। तब मियामी बोलती है कि मैं शिरो को इसलिए मार रही हूँ क्योंकि इसका दिमाग थोड़ा अलग है, काश हमारा दिमाग भी ऐसा होता तो मैं खुश रह पाती। फिर वो बताती है कि ऑफिस के अंदर सब लोग अपने कपल वाले स्टिकर लगाते हैं और अपनी स्टोरीज बताते हैं, जो सुनकर मुझे काफी जेलसी और गुस्सा भी आता है। वो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे जले पर नमक छिड़कते रहते हैं। ये सब बोलते हुए उसे गुस्सा आ जा रहा होता है और वो शिरो को बाल पकड़कर उसे काफी ज्यादा मारे भी जा रही होती है। मैं बोलती है कि जो लोग ये बात करते हैं ना कि वो हमेशा साथ रहेंगे, कपल वाले स्टिकर लगाते हैं, वो लोग तो कभी साथ नहीं रहते। तभी यहाँ पर ग्रैंड माँ मियामी का मूड ठीक करने के लिए गिटार ले आती है, पर सयाका देखती है कि उसके ऊपर भी कपल वाला स्टिकर चिपका है। और फिर वो मियामी का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि देखो, जो लोग स्टिकर चिपकाते हैं और फॉलोवर साथ रहने की बात करते हैं वो साथ कभी नहीं रहते। अब मियामी शिरो के कंधे से अपनी छत पर चढ़ जाती है। ऊसा और ग्रैंड माँ उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं, लेकिन मियामी गिटार लेकर बोलती है अब ये मेरा कॉन्सर्ट है और मैं अपनी वॉइस के थ्रू अपना गम सब कुछ तुमसे शेयर करने वाली हूँ। ऊसा बोलता है कि क्या ये जरूरी है। तब ग्रैंड माँ वहीं बैठ जाती है और बोलती है कि हम कुछ कर नहीं सकते तो चलो उसका गाना ही सुन लेते हैं। और मियामी गाने में अपना गम गाने लग जाती है कि मेरी एक दिन शादी होगी, हम जंगल में रहेंगे। पता नहीं कैसा ही गा रही है भाई। और ग्रैंड माँ उसकी तारीफ करती है कि अच्छा गा रही हो। ऊसा बोलता है कि ऐसा मत बोलो, वो और गाएगी। ऊसा रित्सु के पास जाता है और बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि आप इस सिचुएशन में बुक पढ़ पा रही हो। रित्सु बताती है कि मुझे आदत है। रित्सु बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हो रहा। ऊसा बोलता है कि मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि मैं जहाँ पहले रहा करता था वहाँ भी ऐसी नॉइस आया करती थी तो मैं वहाँ भी उनकी मदद कर दिया करता था, मुझे ऐसी सिचुएशंस हैंडल करना आती हैं। इस पर रित्सु बोलती है कि तुम लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही काइंड नहीं बन जाते। ऊषा रित्सु से पूछता है कि आप कैसी थी जब आप यहाँ पर आई थी। रित्सु बताती है कि मैं अपनी मदर के साथ आई थी, मैं हमेशा ही शांत थी, फिर मेरी मदर को काम के लिए समुद्र पार जाना पड़ा और फिर यहाँ अजीब अजीब लोग आकर रहने लगे। यहाँ रहते रहते मुझे बुक पढ़ने में और ही मजा आने लगा है और मैं बहुत ज्यादा बुक पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ मियामी 20 से भी ऊपर के सॉन्ग गा देती है और अभी भी उसका दुख कम नहीं होता। और रित्सु से बोलती है कि चलो अब दूसरी बुक पढ़ती हूँ, अब तक रात हो चुकी थी। मियामी अब बोलती है मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली और डिप्रेस हो चुकी हूँ, कोई चाहिए मुझे जो मेरी बात सुने। और ऊषा को लगता है कि ये सच में कुछ ज्यादा ही डिप्रेस हो चुकी है, कुछ सही नहीं लग रहा। मियामी बोलती है कि मैं इतनी डिप्रेस हूँ, ये सब कुछ मेरे पहले बॉयफ्रेंड की गलती है, सब कुछ वहीं से चालू हुआ, उसी की गलती है। सबको डर लगता है कि ये कुछ कर ना दे और इसलिए सब उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं। लेकिन मियामी बोलती है तुम सबको लगता है ना कि मैं बेकार हूँ। तब सयाका कर बोलती है हाँ तुम बेकार हो, लेकिन हम तुम्हें तब भी पसंद करते हैं, तुम काफी अच्छी हो। तब शिरो बोलता है हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ग्रैंडा बोलती है हाँ तुम सच में काफी अच्छी हो मियामी, तुम जहाँ भी रहती हो वहाँ खुशी का माहौल आ जाता है, जिंदगी अच्छी हो जाती है, हम सब तुम्हें काफी पसंद करते हैं, तुम काफी अच्छी हो और अब चलो नीचे आ जाओ। मियामी रोते रोते नीचे आ जाती है। रात का समय होता है। तभी ऊषा को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उठ जाता है। बाहर आकर सिचुएशन देखता है तो रित्सु भाग कर आती है और उससे टकरा जाती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं। तभी ऊषा मियामी को भी देखता है और बोलता है कि तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मियामी ऊषा को मार रही है, उसका मुंह फोड़ रही है, बोल रही है कि क्या तुमने रित्सु के कमरे में झांका, इसलिए वो चिल्लाई। पर रित्सु से रोकती है और बताती है कि मैं अपने बेड पर थी और बुक पढ़ रही थी और जैसे ही मैंने पेज पलटा तो उसके बीच में एक सेंटीपीड था और मैं डर गई। और वो ऐसा बोलकर चिल्लाती है जिससे सारे लोग ही चिल्लाने लग जाते हैं। तो ऊषा सबको शांत कराता है। मियामी इमेजिन कर बोलती है कि वो कितना गंदा रहा होगा। ऊषा बोलता है कि चलो कुछ अच्छा इमेजिन करो। अब रित्सु आगे बोलती है मैंने उसको बुक में ही बंद कर दिया और बुक फेंक कर जल्दी से भाग गई। मैं सीधा ग्रैंड माँ के रूम में गई मदद मांगने के लिए, लेकिन मैंने वहाँ पर एक डरावनी डॉल देखी और काफी सारी डरावनी डॉल थी जिससे मेरा मुंह ही बंद हो गया। और इसके बाद रित्सु गई मियामी के रूम में, वो उसे उठाने गई पर वो उसके ऊपर ही गिर गई। तभी मियामी ने पूछा कि रीचन क्या हुआ। तब रित्सु ने अपने हाथ में उसे सेंटीपीड दिखाया जो कि मियामी को सही से दिखा नहीं और वो डर गई और फिर दोनों ही चिल्लाई और फिर मियामी और वो बाहर भाग आई। ऊषा बोलता है तो ये बात है, वैसे यहाँ पर सेंटीपीड कुछ ज्यादा ही है। अब वो लोग बात करते हैं कि ये लोग बारिशों में ज्यादा सेंटीपीड निकलते हैं और यहाँ पर अगर ग्रैंड माँ होती तो वो इन सबको मार देती, लेकिन वो कहीं गई है और कल सुबह तक ही आएंगी और मुझे नहीं पता कि सेंटीपीड को कैसे मारते हैं। मैं बोलता है कि रित्सु का क्या होगा, वो तो अपने कमरे में सो ही नहीं सकती। तभी रित्सु बोलती है कि मैं यहीं सो जाऊंगी। तब सिर्फ एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम सेंटीपीड को दोनों तरफ से टेप से बांध दे और फिर उसमें पत्थर से कुचल दूं और एक अच्छा हथियार बन जाएगा। लेकिन वो बोलता है कि लेकिन अगली सुबह वो वापस ठीक हो जाएगा और इससे सब डर जाते हैं। रित्सु काफी डर जाती है कि अब मैं क्या करूँ और शिरो बोलता है कि अगर हम काट भी देंगे तो वो वापस वैसा हो जाएगा। सब परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें और रित्सु मियामी का हाथ पकड़कर बोलती है मैं तो अपने कमरे में सो भी नहीं पाऊंगी, क्या तुम लोग उसे मार नहीं सकते हो।
हो? उषा बोलता है कि हमने कभी उसे पहले मारा नहीं। तब रित्सु काफी इमोशनली उषा को ब्लैकमेल करती है कि तुम उस सेंटीपीड को मारो, और वो ब्लैकमेल हो भी जाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं उसे मारूंगा। और उसको मारने के लिए ये लोग पूरी प्लानिंग बना लेते हैं। गर्म पानी हाथ में रख लेते हैं, एक पॉलिथीन रख लेते हैं और गर्ल्स एरिया में घुस जाते हैं। मियामी बोलती है कि क्या तुम मेरे कमरे में चल सकते हो एक बार, मुझे अपने ग्लासेस लेने हैं, कुछ दिख नहीं रहा। सबके मना करने के बावजूद वो उसे कमरे में जाते हैं और इतना गंदा रूम देख कर उषा बोलता है मुझे तो आशा ही थी इसे। मियामी बोलती है कि तुम मेरे रूम को चेक क्यों नहीं कर रहे, पर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं ये बोलकर कि वहाँ कुछ भी नहीं होगा सिवाय गंदगी के अलावा। अब सारे पहुंचते हैं रित्सु के रूम में और उसका रूम देखकर उषा बोलता है ये तो पूरा बुक शॉप लग रहा है। इतनी बुक्स देखकर शिरो बोलता है कि क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ, लेकिन रित्सु बोलती है बिल्कुल भी नहीं। रित्सु इशारा करके बोलती है कि देखो उस बुक के अंदर मैंने उस कीड़े को छोड़ा था। उषा बोलता है तो चलो रेडी हो जाओ। उषा जैसे बुक खोलता है तो सेंटीपीड अंदर होता ही नहीं है और मैं भी बोलती है मेरे को पता था वो चला गया और तुमने ऊपर से दरवाजा भी खुला छोड़ा है, कहीं वो मेरे रूम में चला गया तो। वो शिरो को पकड़कर अपने साथ ले जाती है अपना कमरा चेक करने के लिए। रित्सु और भी डर जाती है। उषा बोलता है कि कोई नहीं और वो काफी देर तक उसे कमरे में छानबीन करते हैं और रात काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन उन लोग को कुछ नहीं मिलता। वो लोग बाहर आ जाते हैं। उषा टॉर्च ऊपर करता है और कुछ देर देखकर डर जाता है, पर फिर वो बताता है कि कुछ भी नहीं है। रित्सु बोलती है कि मुझे लग रहा है कि वो मेरे आसपास ही है, मुझे गर्म पानी निकाल लेना चाहिए। और तब उषा देखता है कि वो तो रित्सु के पीछे ही है। वो पैनिक हो जाता है कि मैं क्या करूँ। वो सोचता है कि अगर मैंने रित्सु को बताया तो वो पैनिक हो जाएगी और अगर मैंने कुछ किया तो वो उसे डंक न मार दे। वो कोशिश करता है कि वो जितनी हो जल्दी हो सके उसे हटा दे वहाँ से, लेकिन रित्सु उसे देख लेती है और बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और अब उसे पता चल जाता है कि उसकी पीठ के पीछे कुछ रेंग रहा है। वो काफी डर जाती है और भागने लगती है और उसका ढक्कन खुला होता है। सारा गर्म पानी उसके ऊपर ही गिरने वाला होता है, लेकिन उषा बीच में आकर रित्सु को पकड़ लेता है और सारा गर्म पानी उसके ऊपर ही गिर जाता है। वो रित्सु से बोलता है कि सेंपाई सब कुछ शांत है, सब ठीक हो गया है, आप शांत हो जाइए, वो चला गया है। वो रित्सु को छोड़ता है और माफी मांगता है कि मैंने आपको पकड़ा और चला जाता है। यहाँ वो सेंटीपीड मियामी के बगल में गिरता है। वो डर जाती है। तब एक हाथ आता है और उसे गर्म पानी छीनता है। फिर वो पर्सन उसके ऊपर गर्म पानी डालता है, उसे पॉलिथीन में पैक करके शिरो को मार कर बोलता है कि जाओ इसे बाहर फेंक दो। और हम देखते हैं कि ये तो सयाका होती है। सयाका बताती है कि मैं तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ पर आई हूँ और वैसे इन कीड़ों को मारने का काम मैं ही करती हूँ। अब सभी बोलते हैं कि हम काफी थक चुके हैं तो हम अपने रूम में जा रहे हैं। तभी सेंपाई उषा के हाथ को देखती है जो जल चुका होता है। उसे बुरा लगता है। वो उषा को रोकती है और झट से आइस बैग लाकर उसके हाथ पे रगड़ देती है और उससे सॉरी बोलती है और फिर थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। अगला दिन होता है और मियामी दोबारा बेवड़ी बन जाती है और उदास हो जाती है। उषा बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, कल हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ करा। तभी यहाँ उससे मिले तगामे आ जाता है। उषा बोलता है कि तुम्हें हमारा पता कैसे चला। वो बताता है कि मैंने पुलिस से पूछा, पता नहीं वो लोग कह रहे थे कि मुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए। खैर यहाँ वो मियामी से मिलने आया था, लेकिन उषा बोलता है कि चले जाओ, ये सही टाइम नहीं है। और तभी यहाँ से मियामी गुजरती है और तगामी उसे देख लेता है और उसको देखता ही रह जाता है। वो मियामी से बोलता है कि हेलो, मैं उषा का दोस्त हूँ, क्या हम लोग कहीं बाहर चल सकते हैं, हम सभी या फिर सिर्फ हम दोनों। और पता नहीं कैसे मियामी का मूड ठीक हो जाता है और उससे मजे लेने लग जाती है। और यहाँ उषा बाकी तो सोचते हैं कि कल का हमारा दिन पूरा वेस्ट गया इसको सही करने में। इसके बाद उषा तगामी को भगा देता है और फिर मियामी से बोलता है कि तुम ना उसके साथ मजे मत लो। मियामी बोलती है कि मैं तो सिर्फ मजा कर रही थी, वैसे काफी टाइम हो गया किसी ने मेरी पर लाइन नहीं मारी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं किसी यंगर बॉय को डेट कर लूँ। वैसे वो कितना साल का है। उषा बताता है कि अभी वो 15 का होने वाला है और ये सुनकर मियामी बोलती है कि नहीं, मैं उसे बिल्कुल डेट नहीं करूंगी। फिर यहाँ सयाका आ जाती है और फिर से दोबारा से इन सब लोग के पीछे मौज मस्ती चालू हो जाती है। अगले दिन उषा रित्सु की दुई बुक्स को ही पढ़ रहा होता है तो मियामी उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और अब उषा बोलता है मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए। मियामी पूछती है आखिर क्यों, तुम्हें सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं। पर उषा बोलता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो काफी वियर्ड हैं। मियामी बोलती है कहीं ये तुम हयासी की वजह से तो नहीं बोल रहे। जिसे उषा बोलता है कि नहीं, वो वजह नहीं है। यहाँ शिरो कुछ बना रहा होता है कागज के ऊपर और यहाँ मियामी उषा को बताती है कि रित्सु तो सुबह सुबह ही लाइब्रेरी चली गई, जिस पर उषा बोलता है कि तुम मुझे पहले बताना चाहिए था ना। और अब वो भी अपने पार्ट टाइम जॉब पर आ जाता है। उषा मन में सोचता है कि ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, मैं यहाँ कंफर्टेबल होता जा रहा हूँ। और तब वो देखता है कि यामामोटो और दूसरा बंदा बुक्स को रख रहे होते हैं। उषा पूछता है कि ये बुक्स कहाँ से आई, जिसमें वो बताते हैं कि ऑनर्स ने लाई है, अब हम पढ़े लिखेंगे और कामयाब इंसान बनेंगे। और ये बकवास सुनकर तो उषा का दिमाग हिल जाता है और सोचता है कि मैं आखिर यहाँ पे कंफर्टेबल हो कैसे सकता हूँ। अब वही बुक्स को शेल्फ में रखने लग जाता है और सोचता है कि सेंपाई को भी बहुत पसंद है बुक पढ़ना, अगर वो यहाँ आएंगे तो उन्हें काफी मजा आएगा। अब सारी बुक रखने के बाद एक जगह खाली बच जाती है। ऑनर सोचती है कि हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, नई बुक्स को हम रख नहीं सकते। उषा बोलता है कि इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और हम घर की तरफ देखते हैं जहाँ पर रित्सु अभी घर पहुंची होती है और तभी ग्रैंडमा उसको फोन देते हुए बोलती है कि मेरी दोस्त का फोन आया है जहाँ उसका काम करता है, वहाँ कुछ बुक्स की कमी है, तो क्या तुम कुछ बुक्स दे सकती हो जिन्हें तुम रख नहीं सकती। इसके बदले वो तुम्हें फ्री टिकट देंगे वहाँ रोज बुक पढ़ने जाने के लिए। और ये सुनकर तो रित्सु एकदम से एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ ऑनर उषा को बताते हैं कि वो मान गई है, वो बस आ रही है। शिरो ला रहा है उनकी सारी बुक्स। उषा को लगता है कि शिरो के पास कार है तो वो बाहर वेट करने लग जाता है कि वो लोग कब आएंगे। और तब उसे एक कार दिखती है, उसे लगता है कि उसके अंदर शिरो है, लेकिन नहीं, वो कार चली
जाती है और तब उसके पीछे शिरो एक रेडी लेकर आ रहा होता है और उषा का इंतजार कुछ ज्यादा ही वेस्ट हो जाता है। अब रित्सु अंदर चली जाती है और काफी सारी बुक्स को देखकर काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही होती है। इसके बाद उषा उसके लिए चाय लाता है और देखता है कि वो बुक्स में बिल्कुल खो चुकी है और वो सोचता है कि ये कितनी प्यारी है। तब वो बाहर शिरो को देखता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिरो बताता है कि मैं धूप सेक रहा हूँ। उषा बोलता है इतनी गर्मी में। खैर उषा के जाते ही शिरो यहाँ पर हयाशी को देखता है और पूछता है कि तुम तो वही लड़की हो ना हयाशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब वो बताती है कि मैं यहाँ शिरो से माफी मांगने आई हूँ जो भी मैंने उस दिन करा, पर मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर मैं ये करूंगी कैसे। तब शिरो बोलता है थोड़ी देर पहले ही मैं अपने धूप के मजे ले रहा था, लेकिन इतनी गर्मी को देखकर उषा ने मेरे लिए ये ठंडा पानी छोड़ा है। तुम इसका मतलब समझती हो, वो बहुत काइंड है। हयाशी स्कूल टाइम का बताती है कि स्कूल टाइम में मैं नई नई कहानियां लाती थी और उषा उन्हें ध्यान से सुनता था, पर एक दिन मैंने सुना कि कुछ लड़कियां बोल रही हैं कि हयाशी चॉकलेट्स जिसको भी देगी वो काफी बदनसीब होगा, वो पक्का उषा ही होगा, क्या करे उसे झेलना पड़ता है। वो ये बोली रही होती है कि तभी उषा पीछे से आ जाता है हयाशी के और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हयाशी बताती है कि मैं एक नई स्टोरी लाई हूँ। उषा बोलता है कि प्लीज आराम से सुनाना, मुझे डर लगता है, और हाँ ये कहानियां तुम दूसरी लड़की को मत सुनाना, वो डर जाएंगी। लेकिन ये वो जानता है कि वो लड़कियां इसका मजाक उड़ाएंगी, इसीलिए इसे मना करता है दूसरों को ये कहानी सुनाने से। हयाशी बोलती है कि उस दिन जो भी मैंने उषा के साथ किया वो मैंने बहुत गलत किया। तभी उषा विंडो खोलकर बोलता है शिरो बहुत हुआ, अब अंदर आ जाओ, काफी धूप हो रही है। और तभी वो हयाशी को देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हयाशी उसे थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी स्कूल टाइम में काफी मदद करी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे रियली माफ कर दो। उषा उसकी बातें सुनकर उसे स्कूल टाइम की याद आ जाती है और बोलता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। हयाशी रोने लग जाती है। तब मैमी बताती है कि तुम्हारा मेकअप खराब हो चुका है। हयाशी बोलती है क्या ये वाटरप्रूफ नहीं था। मैमी उषा को मारती है और डांटती है, बोलती है तुम्हें इतना भी काइंड नहीं बनना चाहिए, उसने इतना कुछ किया और तुम उसे ऐसे ही माफ कर दोगी। रित्सु देखो ये क्या कर रहा है, पर वो देखते हैं कि रित्सु तो बुक पढ़ने में कुछ ज्यादा ही बिजी है। उषा हयाशी को अंदर बुलाता है। हयाशी बोलती है कि क्या तुम मुझे इतनी आसानी से माफ कर दोगे, मैं तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया है। उषा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, पर लोग मेरी भी मदद करते हैं। उस दिन अगर सेंपाई नहीं आती तो जो तुमने मेरे साथ किया वो मुझे कुछ ज्यादा ही हर्ट करता, मेरा दिल टूट जाता, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाता। पर वो लोग आए और उन्होंने मेरी मदद करी। हयाशी अपना मुंह साफ करने जाती है जहाँ पर मयामी और सयाका एक साथ आकर बोलती हैं तो तुम रिजेक्ट हो चुकी हो। हयाशी बोलती है कि नहीं, बस वो लड़का मेरे टाइप का नहीं था, मैं बहुत क्यूट दिखती हूँ, मैं कोई सा भी पटा लूंगी। पर वो दोनों बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं दिखती हो। तभी यहाँ कुराकावा आता है और हयाशी को एक चीज देते बोलता है कि ऑनर आपकी थैंक्स है, और वैसे तुम्हारी गार्डन स्पीड कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और हयाशी भी गार्डन स्पीड सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसी की तरह था और अब ये थोड़ी ब्लश करने लग जाती है। यहाँ रित्सु घर आ जाती है, उसका मूड थोड़ा खराब था। उषा पूछता है आखिर सेंपाई कहाँ गई। सब बताते हैं कि वो चली गई और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उषा रित्सु से पूछा होता है कि ये कितना फनी पार्ट था ना, जिसे बोलती है हाँ, उसने उसे कैसे ट्रिक करा। पूछता है तो इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे और सेंपाई उसे बता रही होती है। पीछे से मयामी और शिरो पूछते हैं आखिर तुम क्या लिख रहे हो, क्या तुम कुछ गंदी नोवेल लिख रहे हो, कहीं तुम्हारी नॉवल का नाम फर्स्ट टाइम तो नहीं। उषा बोलता है गधो अपना मुंह बंद करो, मैं बस अपना बुक का रिव्यू लिख रहा हूँ, ये मेरा समर होमवर्क है। और वो रित्सु को देखता है जो इससे काफी एक्साइटेड होती है। उषा उन्हें बताता है कि कैफे के अंदर काफी सारे अच्छे रीडर्स आते हैं, तो वो पूछते हैं कि हयाशी भी आती है। वो बोलता है हाँ, क्योंकि वो भी स्कूल टाइम में काफी अच्छी रीडर हुआ करती थी। इस बात से ना तो मयामी और ना ही रित्सु खुश लग रहे होते हैं। मैं बोलती है ये कुछ ज्यादा ही नाइस नहीं बन रहा है। शिरो कुछ हरकत करता है जिस पर रित्सु बोलती है कि तुम अभी रूम से निकल जाओ, और तब यहाँ चिनात्सु आ जाती है। वो शिरो से बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैंने सोचा कि तुम लोनली फील कर रहे होगे, तो क्या तुम मेरा सारा समर होमवर्क कर सकते हो, सारे प्रोजेक्ट। और शिरो इसके लिए मान भी जाता है। पीछे से मयामी बोलती है ये सच में पागल है पूरा, अब क्योंकि चिनात्सु आई है तो वो कुछ ना कुछ तो मजेदार करने ही वाला है। तो यहाँ पर वो मर्ड को ले लेता है। वो सब बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारा खाना है। फिर वो बताता है कि हम यहाँ पर गोल्डन बोल बनाने वाले हैं, और ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, यहाँ तक कि रित्सु भी। और अब तीनों के तीनों शिरो से सीख रहे होते हैं कि उसे कैसे बनाते हैं। शिरो स्टेप बाय स्टेप बताता है, लेकिन इन लोगों से होता ही नहीं है। रित्सु हर चीज आराम से फॉलो कर रही थी, लेकिन मयामी हर चीज गड़बड़ कर दे रही थी। इन द एंड ये सब बनाकर उसे सूखने के लिए रख देते हैं और खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद चिनात्सु पूछती है कि सयाका, उषा और ग्रैंडमा कहाँ गए हैं। वो बताते हैं कि ग्रैंडमा तो कहीं गई हुई है, उषा अपने काम पर गया है और सयाका पक्का किसी लड़के के साथ गई होगी। इसके बाद शिरो बताता है कि मयामी तुम्हारा बोल तो टूट चुका है, और सभी थोड़ा उदास हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। और तब शिरो बोलता है अब टाइम आ चुका है इसे चमकाने का। सभी लोग चमकाने में अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, और तब यहाँ चिनात्सु रित्सु से पूछती है कि आखिर आप उषा के साथ डेट पर क्यों नहीं जाती। रित्सु पूछती है आखिर तुम्हारा इसका कहने का मतलब क्या है। चिनात्सु बताते हैं कि मैं देखा था टीवी पर फायरवर्क्स देखने के बाद वो लोग एक हो जाते हैं। रित्सु बोलती है ना तो मुझे फायरवर्क्स पसंद है और ना ही मैंने देखा है, और वैसे भी उषा और मुझे रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चिनात्सु बोलती है कि आपको सच में पता है, मैं तो श्योर हूँ कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जिस तरह से देखता है वो पक्का आपसे प्यार करता है। मयामी बोलती है क्या इस बच्ची ने बोल दिया, उसके मुंह पर बोल दिया, सयाका भी नहीं बोल पाई जो इसने बोल दिया। तब रित्सु बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत हो, उषा बस बहुत ज्यादा ही अच्छा है, वो लोगों की केयर करता है, लोग चाहे जितने अजीब हो वो उन्हें छोड़ता नहीं, उनकी हमेशा ही मदद करता है। और मैं तो कुछ खास नहीं, उसके लिए मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हूँ। मयूमी दूसरे अपने बाल पकड़ते बोलती है ये मान क्यों नहीं लेती कि वो इसे पसंद करता है। चिनात्सु बोलती है अच्छा, ऐसे मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं, लेकिन जरा
सोचिए कि अगर ऊषा कैफे के अंदर किसी और लड़की की इस तरह से केयर करने लग जाए और फिर वो देखती है कि रित्सु थोड़ा ऑकवर्ड हो गई, वो बोलती है देखा आपको जेलसी हो रही है, आप जेलस फील कर रही हो। रित्सु ब्लश करते हुए बोलती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। शिनात्सु बोलती है सोचिए अगर आप दोनों डेट करने लग जाओ। रित्सु बोलती है मैं पुलिस को बुला लूंगी, और अगर वो म्यूमी को डेट करे तो मैं म्यूमी के लिए पुलिस बुला लूंगी। म्यूमी बोलती है मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही, तुम बंद करो। शिरो बोलता है अच्छा तो तुम क्या सोचती हो, तो म्यूमी उसे खींचकर एक पंच मारती है और शिरो हवा में उड़ते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। यह चिनात्सु रित्सु को परेशान कर देती है, बोलती है कि बताओ ना प्लीज बताओ ना आप क्या बोल चाहती हो। अब उषा शाम को घर आता है, चिनात्सु को देखकर बोलता है काफी समय बाद देखा तुम्हें। चिनात्सु बोलती है हाँ मैंने भी काफी समय बाद देखा। म्यामी पूछती है क्या आज हयाशी आई थी, वो बोलता है हाँ वो आई थी और आज तो कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। वो रित्सु से बोलता है सेंपाई कुछ हुआ है क्या, आप ऐसे क्यों बैठे हो, और वो पीछे मुड़कर गुस्से में बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। उषा डर जाता है, सोचता है आखिर क्या हो गया। रित्सु अपने कमरे में चली जाती है और उषा सोचता रहता है आखिर मैंने करा क्या। उषा बार पूछता है आखिर हुआ क्या, मुझे कुछ बताओ आखिर ऐसा क्या हो गया। म्यामी बोलती है अगर तुम 1-2 घंटे पहले आए होते तो तुम्हारे मजे हो जाते उषा। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर ग्रैंड माँ जाती है और वो कुछ स्पेशल ब्रेड लाई होती है जिसे देखकर चांसू बोलती है ये काफी मजेदार है। ग्रैंड बोलती है क्या तुम इसे बनाना चाहोगी, मेरे पास इसके लिए आटा रखा है, और बोलती है हाँ मैं जरूर बनाना चाहूंगी। अब एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह रित्सु और म्यामी देखते हैं कि उनकी मड बॉल टूट चुकी है और उसे अब भी बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है। अगले दिन सभी लोग पेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कौन कौन सा पेट्स पसंद है। सब बोलते हैं कि मुझे कैट डॉग या किसी को रैबिट पसंद होता है। उषा रित्सु से पूछता है कि आपको क्या पसंद है, जिस पर रित्सु बोलती है कि मुझे सभी पसंद है। तब ग्रैंडा बताती है कि इसे डॉग पसंद है। उषा ही बोलने वाला होता है कि मुझे डॉग पसंद है, पर सया का बीच में आ जाती है और बोलती है इसे भी डॉग पसंद है। और इससे रित्सु दोबारा इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पसंद, तुम मेरा पीछा छोड़ो, और यहाँ से चली जाती है। अब सारे लोग उषा के मजे लेने जाते हैं और उषा सोचता है कि काश इन लोगों की कोई कमजोरी होती, काश सया की कोई कमजोरी होती जो मुझे पता होती। तभी डोर बेल बजती है और सयाका गायब हो जाती है। सब हैरान हो जाते हैं और दरवाजे पर सयाकी की दोस्त सुमी को आई होती है। वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। सयाकी की दोस्त बताती है कि यहाँ मेरे स्कूल का रीयूनियन होने वाला है, तो मैं बस देखने आई हूँ कि तुम कहाँ रहती हो और कैसे रहती हो। सयाका बोलते ही तुमने देख लिया ना तो अब जाओ, लेकिन वो बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर एक रात रह सकती हूँ। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, और यहाँ पीछे उषा और म्यामी उस पर हंस रहे होते हैं। सयाका पूछती है कि तुम्हें मेरा एड्रेस मिला कैसे। वो बताती है कि तुम्हारी मॉम से मैंने पूछा। यहाँ सुमी को आ जाती है और उसे रहने देती है एक नाइट, और वो बताती है कि ये सयाका की दोस्त है, जिससे उषा और म्यामी हैरान होते हैं कि ये उसकी दोस्त है। गर्ल्स एरिया में चलते हुए बैटवुड को देखकर सयाका की दोस्त बोलती है कि मुझे याद आया सयाका इन सबको मिडिल स्कूल में यूज किया करती थी। ये सुन उषा और म्यामी की फट जाती है। सयाका की दोस्त बताती है कि नहीं वो किसी को मारती नहीं थी, वो दीवार तोड़ती रहती थी, और उसके सपने के बारे में कुछ बताने वाली होती है कि सयाका उसका मुंह बंद कर देती है। यहाँ बार बार सयाका की दोस्त सयाका के बारे में कुछ न कुछ बोलने वाली रहती है, कुछ न कुछ पुरानी बातें बोलने वाली रहती है, लेकिन सयाका हमेशा उसका मुंह बंद करा देती है। लेकिन यह उषा बोलता है मिल गई एक ऐसी पर्सन जो कि सयाका की कमजोरी है, और अब वो दोनों मिलकर सयाका की दोस्त को अपने साथ ले जाते हैं। बोलते हैं कि चलो बैठकर बातें करते हैं और तुम हमें कहानी बताना सयाका के बारे में। सयाका रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं, और अब सब बैठकर सयाका के ऊपर हंस रहे होते हैं। सुमी को उसकी कहानी सुना रही होती है उसके बचपन की। वो बताते हैं कि सयाका ने मुझे घर बचाया था पता है बचपन में, लेकिन तब म्यामी बोलती है हमें ये कहानी नहीं सुननी, हमें कोई ऐसी कहानी बताओ जिसके अंदर सयाका की बेइज्जती हो। पर उसकी दोस्त बोलती है पहले तुम कहानी तो सुनो। वो बताती है कि वो दीवार तोड़कर आई थी। तब सयाका बोलती है कि प्लीज मेरा चेहरा मत देखो। सब उस पर हंस रहे होते हैं। तभी शिरो पूछता है कि आखिर तुम सैक के अंदर कैसे बंद हो गई थी। सयाका बताती है कि मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और इसलिए मैं वहाँ बंद थी। सब बोलते हैं पक्का इसने कुछ गलती करी होगी। सुमी को बोलती है ऐसा भी नहीं है, असल में ये वहाँ पर चिकन के अंडों को चुराकर उन्हें एक फेयर प्राइस में बेचने वाली थी, और सब उस पर हंसने लग जाते हैं कि क्या ये ऐसी भी हरकत किया करती थी, और आखिर इसने ऐसा चेहरा कब बनाया। सुमी को बताती है कि जब ये 3rd ईयर में थी तब इसने अपना फेस चेंज कर लिया। पहले ये ऐसी दिखती थी और फिर जब ये ऐसी दिखने लगी तो अचानक से सेलिब्रिटी की तरह फेमस हो गई। शिव बोलता है तो अच्छा, तो ये पहले बहुत ज्यादा ही गंदी दिखा करती थी, और ये सुनकर सयाका उसको कुत्तों की तरह कूट देती है। सुमी को बोलती है कि मैं काफी खुशकिस्मत हूँ कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और सयाका बोलती है मैं काफी बदनसीब हूँ। सुमी को बोलती है काश हम दोनों सेम स्कूल में होते, पर तुम तो अलग स्कूल में चली गई और फिर तुम बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ गई और हमारी यूनिवर्सिटी भी अलग हो गई, और वो पीते पीते ही नीचे गिर जाती है। अगले दिन सुमी को उठती है और सयाका उससे बोलती है तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारा मेकअप करने वाली हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें रीयूनियन में नहीं जाना, पर तुम जाओगी, जब अपना मुंह देकर आओ, मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी और तुम खुश हो जाओगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुमी को जा रही होती है और सयाका ने उसका बहुत अच्छा मेकअप किया होता है, जिसके कारण कोई उसे पहचान ही नहीं पा रहा होता कि आखिर ये कौन है। जाते हुए सुमी को बोलती है कि क्या मैं वापस आ सकती हूँ। सयाका बोलती है बिल्कुल नहीं। तो सुमी को बोलती है कि मैं घर जाकर तुम्हें कॉल जरूर करूंगी। अब उषा उसका सामान उठाकर ले जा रहा होता है, उसका शुक्रिया बोलती है और उसे बता देती है कि सयाका की वीकनेस क्या है। अगले दिन सयाका सो रही होती है, ग्रैंडा उसके रूम में आती है और बताती है कि मैंने कहा था ना कि जो पेट आने वाला है वो गलती से तुम्हारे
हमारे रूम में आ चुका है। बेड को देखते ही सयाका काफी तेज चिल्लाती है और डरकर यहाँ से भाग जाती है और गेंडा बोलती है मुझे विश्वास नहीं होता, उषा ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। सयाका को रैबिट से डर लगता है। सयाका उषा के ऊपर ही गिरी होती है और उसको धमकी देती है कि अगर इसके बारे में बेटा तूने किसी को बताया तो तू तो गया। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रित्सु बुक पढ़ रही होती है। उषा उन्हें आवाज दे रहा होता है पर वो सुनती ही नहीं है। वो बोलता है कि क्या बुक इतनी ज्यादा ही अच्छी है। घर जाते हुए बताते हैं कि हाँ वो बुक कुछ ज्यादा ही अच्छी है। उषा बोलता है यानी कि वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बात हो जाएगी, मैं उसे पढ़ भी नहीं पाऊंगा। रित्सु पूछती है कि क्या तुम्हारी आज लाइब्रेरी टूटी थी। वो बोलता है हाँ, तभी तो मैं रुका और देखो जब हम पहली बार मिले थे मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम साथ में घर जाएंगे। रित्सु यहाँ भी बुक पढ़ते हुए जा रही होती है। रेड लाइट हो जाती है पर वो जा रही होती है। उषा उसे रोक लेता है, बोलता है कि रेड लाइट है, फिर धक्का देकर बोलता है कि ग्रीन लाइट है। वो बोलता है चलो इसी बहाने में उन्हें छू तो पा रहा हूँ। घर आते हुए बोलता है कि चलो हम डिनर से पहले आ गए, लेकिन यहाँ मैमी बोलती है वो रो क्यों रही है, क्या तुमने कुछ किया है उषा। उषा बोलता है नहीं सेंपाई, क्या आप इसलिए रो रही हो क्योंकि मैंने आपको छुआ। वो बोलती है नहीं, ये बुक कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसका एक इमोशनल सीन मुझे टच कर गया, पर इतनी देर में मैमी उसे कूट चुकी होती है और बोलती है अच्छा तो ये इसीलिए दुखी थी। तभी ग्रेंडा पूछती है कि आखिर ये किस टाइप की बुक है, जिस पर वो बताती है कि ये हिस्टोरिकल नोवेल है। अगले दिन भी लाइब्रेरी में रित्सु बुक पढ़ रही होती है और उषा उसे देखते हुए सोचता है कि काश मैं भी एक अच्छा रीडर होता तो हम दोनों अच्छे से बात कर पाते। तभी रित्सु के पास एक लड़की आती है और वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें बुक पढ़ना कुछ ज्यादा ही पसंद है। पर वो उस पर ध्यान नहीं दे रही होती। पीछे से उषा मने बोलता है कि प्लीज बुरा मत मानना, वो बस बुक पढ़ते हुए अगल बगल की चीजों पर ध्यान नहीं देती। इसलिए उसे चिल्लाते हुए बोलता है मैं आ रहा हूँ तगामी, जिससे सब लोग डर जाते हैं और रित्सु का ध्यान उस लड़की पर चला जाता है। रित्सु बोलती है मेरा मारा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह बुक पढ़ना पसंद है, क्या तुम मुझे कुछ रिकमेंड कर सकती हो। रित्सु बोलती है अच्छा तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है। वो थोड़ी खुश हो जाती है। वो बोलती है तो ये बुक मैं वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर पढ़ रही हूँ। दोनों काफी अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और उषा ये देख रहा होता है और इसके बाद से हर दिन वो रित्सु के पास आती और बताती कि बुक कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, मैंने पूरी पढ़ ली और उसे नई बुक रिकमेंड भी कर देती और ऐसे ही वो लोग हमेशा बातें करते रहते। उषा देखता है और थोड़ा जेलस फील तो करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि रित्सु खुश है और वो बोलता है तो वो एंजॉय कर रही है, चलो मैं इससे ही खुश हूँ। तभी वो लड़की जा रही होती है और रित्सु से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ काम है, अगर नहीं है तो मेरे साथ चल सकती हो। रित्सु उसके लिए मान जाती है और उषा बोलता है कि मेरा ये टाइम भी चला गया। अब रित्सु उस लड़की से बातें करते हुए जा रही होती है। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारी मम कहाँ रहती है। वो बताती है कि ओवरसी और मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। वो उससे थोड़े बहुत सवाल करती है, जिसके बाद जवाब देने के बाद रित्सु मन में सोचती है उषा तो ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछता। वो लड़की पूछती है कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ लड़के भी रहते हैं। वो बोलती है हाँ वहाँ लड़के रहते हैं। तो वो लड़की बोलती है तो क्या तुम्हें कोई पसंद है। रित्सु हड़बड़ा जाती है और बोलती है कि नहीं मुझे कोई नहीं पसंद और कभी ऐसा हो भी नहीं सकता। पीछे से उषा ये सब कुछ सुन रहा होता है और बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, हम दोनों का रास्ता सेम ही है घर का, क्योंकि हम साथ ही तो रहते हैं। यहाँ वो लड़की बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ, लेकिन रित्सु से मना करती है कि ऐसा तो कुछ खास भी नहीं है और इसी मौके का फायदा उठाकर उषा यहाँ से फट से भाग जाता है। यहाँ घर पे मियामी और सयाका आपस में बहस कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर उषा पहुंच जाता है जो थोड़ा उदास तो होता है। और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर रित्सु उस लड़की के साथ आती है। वो लड़की देखती है कि मियामी और सयाका ने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे और दोनों कहीं जा रही होती है। वो रित्सु से बोलती है कि ये तुम्हारी दोस्त है, ये तो काफी प्रीटी है। अब वो पूछती है कि क्या यहाँ लड़के नहीं रहते, क्या वो दिख नहीं रहे। वो बोलते हैं रहते हैं पर पता नहीं अभी कहाँ होंगे। हम उषा को देखते हैं जिसने शिरो को बांधकर नीचे साथ पटक रखा होता है और वो बोलता है कि मैं बाहर जाकर सारा अटेंशन ले सकता हूँ पर लेकिन नहीं जाना मुझे, क्योंकि शायद सेंपाई नहीं चाहती। यहाँ वो लड़की रित्सु से उसका नंबर भी एक्सचेंज कर लेती है और उषा देखकर सोचता है कि कल की आई हुई लड़की क्या क्या नहीं कर रही और मैं तो अब तक अपना नंबर भी नहीं दे पाया उन्हें। सच में मैं सेंपाई के लिए कुछ भी नहीं हूँ। अगले दिन सब बैठे होते हैं और एक मैसेज आता है जो कि आता है रित्सु के पास और सब हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे मैसेज आया। सब बोलते हैं कि तुम काफी स्लो टाइप करती हो। उसके सेंड करते ही उसे दूसरा मैसेज भी आ जाता है तो वो फिर अब धीरे धीरे दोबारा टाइप करने लग जाती है। उषा उसे ही देख रहा होता है। मैमी बोलती है तुम उसे क्यों देख रहे हो, ओह तो तुम्हें जेलसी फील हो रही है। उषा का फेस लाल हो जाता है, बोलता है कि प्लीज मुझे कोई इससे बचाओ। अब अगले दिन से वो लड़की रित्सु का कुछ ज्यादा ही चेप हो गई थी। वो हमेशा बोलती है कि चलो साथ में रेस्टरूम चलते हैं, वो बोलती है कि चलो साथ घर चलते हैं, क्या मैं तुम्हें सुबह लेने भी आऊँ। और इससे रित्सु काफी परेशान हो चुकी थी। मैमी बोलती है अब ये एक्सपीरियंस हो चुकी है। उषा बोलता है इतनी गंदी बातें करना बंद करो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वो कितनी परेशान हो चुकी है, वो अपनी फेवरेट बुक भी नहीं पढ़ पा रही। मैमी बोलती है तो तुम कुछ करते क्यों नहीं। उषा बोलता है कि जब सेंपाई को चाहती नहीं कि मैं करूँ तो मैं आखिर क्या कर सकता हूँ। अब अगले दिन स्कूल के अंदर वो लड़की पूछती है कि क्या तुम सैटरडे को फ्री हो, हम कैफे में काफी सारे लोग मिलने वाले हैं जो कि सारे ही बेस्ट रीडर्स हैं, तो क्या तुम आना चाहोगी। रित्सु बोलती है नहीं मैं न्यू लोगों के सामने थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ। वो बोलती है कि चलो ना, वो सब लोग काफी अच्छे रीडर्स हैं, वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया था तो तुम आ रही हो, तो कल मुझे मिलना है लाइब्रेरी के पास। रित्सु तैयार होकर लाइब्रेरी के पास पहुंच जाती है और सारी लड़कियां भी आ जाती हैं। बोलती हैं कि चलो अब चलते हैं, लेकिन वो लाइब्रेरी की तरफ नहीं जा रहे होते। रित्सु बोलती है कि लाइब्रेरी तो उधर है, पर वो बोलते हैं कि लाइब्रेरी से पहले हम कहीं और जाएंगे। यहीं कहीं सयाका भी होती है और वो रित्सु को देख लेती है कुछ लोगों के साथ जिनमें कुछ लड़के भी होते हैं। अब वो वापस घर आती है और सभी को बताती है कि मैंने रित्सु को देखा, कुछ वो लड़कियों के साथ भी थी और कुछ लड़के भी थे उसके साथ में। उसे हैरान हो जाता है कि क्या लड़के भी। यहाँ रित्सु को देखते हैं जो कि एक कैरियोके टाइप जगह पे होती है और काफी शांत बैठी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर करना क्या है और सब बात कर रहे होते हैं कि ये तो एक मिक्सर डेट है।
यहाँ ऊसा को अजीब अजीब ख्याल हो रहे होते हैं कि कोई लड़का अगर रित्सु को परेशान करेगा तो उसकी सेंपाई को कोई परेशान करेगा तो मैमी उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और हम रित्सु को देखते हैं जहाँ पर एक डबल बैटरी यानी चश्मे वाला लड़का उससे चेप होने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि जिस ऑथर की तुम ये बुक पढ़ रही हो ना वो मुझे भी पसंद है। ये सुनकर रित्सु को इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि वो तो है बुक की दीवानी। वो बोलती है क्या सच में? यहाँ बाकी सारे मजे कर रहे होते हैं और अब बोलते हैं कि तुम भी गाना गाओ, लेकिन वो लड़का बोलता है कि मुझे भी रित्सु से बात करनी है। अब वो रित्सु से पूछता है कि तुम्हें और कौन कौन सी बुक्स पसंद है, तो वो काफी सारी बुक्स के नाम बता देती है। अब वो लड़का एक जोक मार देता है जिस पर सबको हंसी आती है सिवाय रित्सु के। अब वही चश्मे वाला लड़का यानी कि डबल बैटरी एक बात बोलता है कि पता है कुछ लोग होते हैं जो बस एक दो बुक क्या पढ़ लें खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगते हैं और हमसे रिकमेंडेशन के लिए और बुक का नाम पूछते हैं। मुझे तो ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, क्या वो अपनी बुक खुद नहीं चुन सकते? और ये सुनते ही रित्सु को ऊसा की याद आ जाती है कि वो भी तो ऐसा ही करता है, लेकिन वो तो बहुत अच्छा है। यहाँ वो डबल बैटरी ऐसी और भी उल्टी सीधी बातें करता है और बोलता है क्या तुम भी मेरी बात से एग्री हो ना रित्सु? लेकिन रित्सु गुस्से में मना कर देती है और बोलती है मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब कोई इंसान पहली बार बुक पढ़ेगा तो कोई इजी बुक से स्टार्ट करेगा ना, और इसमें क्या ही हर्ज है कि अगर वो हमसे और भी बुक्स को रिकमेंडेशन के लिए मांग ले तो हम उन्हें बता सकते हैं। रित्सु को ऐसा देखकर वो लड़की उसे शांत करने की कोशिश करती है। सभी लोग उससे डर जाते हैं। रित्सु माफी मांगती है। वो लड़का बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा नाइस हो। वो लड़का रित्सु के सर पर हाथ रखता है और थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करता है, पर रित्सु बोलती है कि मुझसे दूर हटो। लेकिन वो डबल बैटरी उससे चिपक ही जाता है। बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो और रित्सु से दूर कर रही होती है। वो बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, मैंने जितना तुम्हें फोटो में देखा उससे भी ज्यादा सुंदर हो तुम। इस सिचुएशन से रित्सु डर जाती है। तब उसका फोन रिंग करने लगता है। वो उस लड़के को धक्का देती है और फोन लेकर बाहर आ जाती है। वो मैसेज चेक करती है जो कि मियामी के फोन से आया था, लेकिन ऊसा ने किया था। वो पूछता है कि क्या आप ठीक हो? सेंपाई क्या आप ठीक हो? सायाका ने आपको स्टेशन के पास देखा, आप कोई मुसीबत में तो नहीं? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, हम आ सकते हैं। हम ऊसा को देखते हैं जो कि यही लिखते हुए बोल रहा होता है मुझे हम की जगह मैं लिखना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मियामी मुझे 5 मिनट यूज करने के लिए 1000 रुपए ले रही है। बिजनेस है भाई। रित्सु लिखती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ऊसा मन में बोलता है उन्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं, और फिर लिखता है गुड लक, हम सब आपका वेट कर रहे हैं और अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, हम तुरंत आ जाएंगे। अब यहाँ वही रित्सु की वही दोस्त आ जाती है और बोलती है कि चलो खाना खाते हैं, लेकिन रित्सु बोलती है कि मुझे घर जाना है और वो बस पकड़ कर निकल लेती है और बोलती है कि मुझे पक्का पता है उसा मेरा वेट कर रहा होगा, और ऐसा होता भी है। उसा इतनी रात को सच में बस स्टेशन पे उसका वेट कर रहा होता है। अब वो बोलता है कि मुझे ग्रैंड माँ ने भेजा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो प्यार करता है तो वो खुद ही आया है। रित्सु बताती है कि आज का दिन काफी ज्यादा एक्सॉस्ट था। उसा देखता है कि रित्सु का बैग थोड़ा भारी है। वो बताती है कि मैं अपनी सारी फेवरेट बुक ले गई थी और अब मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। उन लोगों ने मुझसे काफी सारे सवाल पूछे, मेरा फोन नंबर भी मांगा। उसा बोलता है तो उन्हें भी उस तरह से डांट देना था ना जिस तरह से आपने मुझे डांटा था उस दिन। वो बोलती है कि हाँ उस दिन तुम्हारी गलती थी। उसा बोलता है हाँ, और आपने मुझे लेसन सिखाया भी तो उन्हें भी सिखाना था ना। रित्सु बोलती है इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? वो कहता है नहीं होती, तुम्हें बोल देना था। अगले दिन रित्सु उस लड़की से बोलती है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि कुछ लड़के आ रहे हैं, मैं आती ही नहीं। वो लड़की विक्टिम कार्ड खेलते हुए बोलती है कि अगर मैं बता देती तो तुम आती ही नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो यहाँ पर खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी तो रित्सु से कुछ बोल ही नहीं पाती। वो लड़की रित्सु से दोबारा बोलती है कि चलो बाहर चलते हैं, और वो जो लड़का था वो तुम्हें काफी पसंद करता है, उसने जिस दिन से तुम्हारी फोटो देखी है वो तुम्हें काफी लाइक करने लगा है। रित्सु बोलती है फोटो? तो वो लड़की बताती है कि याद है हमने एक दिन फोटो ली थी तो वो मैंने अपने सारे दोस्तों को सेंड कर दी, और वो लड़का भी मेरा दोस्त है, उसने तुम्हें देखा और वो तुम्हें काफी पसंद करने लगा है। और इससे रित्सु को आ जाता है गुस्सा और वो बोलती है कि तुमने ऐसा करा भी कैसे? मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये दोबारा मत करना, मुझे लड़कों के साथ घूमने में कोई मजा नहीं आता। वो लड़की बोलती है लेकिन मजा आता है और मैं तो बस तुम्हारी मदद ही करना चाहती थी। रित्सु बोलती है नहीं, तुम बस अपनी मदद करना चाहती थी, तुम ही हो वो जो तुम्हें बस एंजॉय करना होता है, मुझे वहाँ बिल्कुल मजा नहीं आया और ये दोबारा मत करना। पर उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और फिर उससे माफी भी मांगती है। तब वो लड़की मिसवारा कहती है कि नहीं, तुमने सही कहा, मैंने इसी वजह से अपने दोस्तों से लड़ाई भी कर ली थी, मेरी ही सारी गलती है। तब रित्सु बोलती है कि अगर तुमने गलती करी है तो माफी मांग लो, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, वो तुम्हारे दोस्त हैं। इसके बाद अगले दिन ऊसा और रित्सु साथ जा रहे होते हैं। तब वो उसी लड़की यानी मिजुहारू को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है और बोलती है कि मतलब उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम तो उस लड़की के साथ जाया करती थी ना, जिस पर वो बोलती है कि वो लड़की तो बिल्कुल पागल है, उसे अकेले रहना कुछ ज्यादा ही पसंद है। ये सुन रित्सु को गुस्सा तो आता है पर वो आगे ही चली जाती है। चलते हुए रास्ते में बोलती है कि मुझे पता ही था यही होगा, पर मुझे उसके साथ बुक पढ़ने में मजा आता था। ऐसा बोलते हुए वो रोने लग जाती है और बोलती है कि क्या मैं अकेले ही मजे कर रही थी? ओसा उसे चुप कराने की कोशिश करता है। रित्सु बोलती है कि मैं ऐसे नहीं रो रही, मतलब बहाना मारते बोलती है कि मैं इस बुक की वजह से रो रही हूँ, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तुमने सही कहा था, मुझे मेरी फेवरेट बुक्स को बाहर नहीं पढ़ना चाहिए, आज से मैं नहीं पढ़ूंगी। ओसा बोलता है कि ये सही है, लेकिन आज के लिए आप इस बुक को बाहर पढ़ सकती हो। और यहाँ मोमेंट थोड़ा सैड हो जाता है और दोनों ही साथ घर जाने लग जाते हैं। घर पे मियामी दोबारा बेवड़ी बन जाती है क्योंकि उसे उसके दोस्तों ने मिक्सचर डेट पर नहीं बुलाया और फिर वो देखती है कि ओसा और रित्सु का मूड बहुत डाउन है।
रित्सु बोलती है कि आज तो मुझे ये लोग कुछ ज्यादा ही गधे लग रहे हैं। मियामी बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा गधे से, तुम मिक्सचर डेट में चली गई और तुमने मजे भी करे। रित्सु गुस्से बोलती है कि मैंने कोई मजे नहीं करे, मेरा हो गया है, और वो जाने लग जाती है। उषा ही बोलता है सच में यहाँ पर गधे ही रहते हैं। इसके बाद रात को उषा उन सभी कैरेक्टर्स के नाम लिख रहा होता है जो भी बुक्स में लिखे होते हैं, क्योंकि उसे याद नहीं रहते तो उन्हें किसी पॉइंट की तरह नोट कर लेता है। उषा यहाँ पर किसी मेड वुड का नाम लिख रहा होता है, तभी यहाँ शिरो आता है और वो बोलता है कि आखिर क्या तुम्हें मेड पसंद है? क्या तुम किसी सीन की बात कर रहे हो? कहीं ये वो वाला सीन तो नहीं? ओह मास्टर प्लीज नहीं। या फिर दूसरा सीन जो बेड पर होता है? बताओ बताओ कौन से सीन की बात कर रहे हो? उषा गुस्सा करता है और बोलता है कि ये कोई ठरकी मांगा नहीं है, ये वो है जो मुझे सेंपाई ने दी है पढ़ने के लिए। मैं ये बाहर नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उनका मूड अभी खराब है, तो मैं उन्हें ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि मैं ये उनकी वजह से पढ़ रहा हूँ, जबकि मैं तो रियली में इसको एंजॉय करने लगा हूँ। मुझे उनके और भी क्लोज जाना है। अगले दिन ग्रैंड माँ होममेड वाइन लाती है। सब वाइन पीते हैं लेकिन उषा और रित्सु जूस पीते हैं क्योंकि अभी भी दोनों नाबालिग हैं। पीते ही मियामी अपने ड्रामे चालू कर देती है और पर तभी कोई बोलता है कि तुम लोग इतने बेकार हो, पर तभी तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त कैसे हैं? मैं तुमसे जेलस फील नहीं करती। और सब देखते हैं कि ये तो रित्सु है जिसने गलती से होममेड वाइन पी ली है और उसे चढ़ गई है और अब पै जाती है भारी दिक्कत भाई। जैसे उसे चढ़ती है तो वो सब उसे अपनी तरफ कर लेती हैं कि लड़कियां उस तरफ रहेंगी और लड़के एक तरफ। बेचारा उसे सोचता है कि ये मौका तो हाथ से चला गया। अब पीते ही रित्सु से आकर से बोलती है तुम इतनी घटिया इंसान हो, लेकिन तब भी तुम्हारे पास सुमिको जैसी इतनी अच्छी दोस्त है। तुम सच में काफी घटिया इंसान हो। सयाका बोलती है अगर इसने पी नहीं होती तो इसे खत्म ही कर देती। यहाँ ग्रैंड माँ उसके लिए वाटर लाती है और बोलती है कि पानी पीने के बाद जो भी तुम्हें बोलना है तुम बोलो, हम सब सुन रहे हैं आराम से बेटा। तो रित्सु वही मिक्सर डेट वाली बात सारी बता देती है, जिसके बाद सही बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुम्हें उस लड़की को अपने क्लोज आने ही नहीं देना चाहिए था और ना ही उस लड़की को तुम्हारी फोटो कहनी चाहिए थी, ये तो बहुत गलत है। तभी रित्सु चिल्लाकर बोलती है मैं कोई फ्रेंड क्यों नहीं बना पाती, मुझे भी कोई दोस्त चाहिए। वो इतनी क्यूट और प्यारे तरीके से बोल रही होती है कि सबको हंसी आ रही होती है। यहाँ ग्रैंड माँ रित्सु से कहती है कि वो लड़का जो तुम्हें मिक्सर डेट में मिला था वो तुम्हारे ही लेवल का था, तो तुम्हें वो पसंद कैसे नहीं आया? तब रित्सु मन में याद करती है कि वो उषा के बारे में उल्टा बोल रहा था और फिर बोलती है कि बात जो भी हो बस मैं उसे नहीं कर सकती। ये सुनकर उषा खुश हो रहा होता है, थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है, तो सेंपाई उसे देख लेती है और बोलती है तुम क्या हंस रहे हो? तुम्हें भी लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं बनना चाहिए, तुम सबकी मदद करते हो। उस दिन वो सब तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहे थे, फिर भी तुम गधे की तरह वहीं बैठे हुए थे। और वो लड़की तुम्हारी मिडिल क्लास स्कूल वाली, क्या तुम हयासी की बात कर रही हो? हाँ वो लड़की, तुमने उसे इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया और तुम उसके साथ इतने अच्छे से बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो उस पर गुस्सा आना चाहिए। फिर वो उसे शर्मा के देखने लग जाती है। उषा बोलता है कि इस पॉइंट पे, और तभी रित्सु बोलती है नहीं मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ ना वो ये है कि मुझे भूख लग रही है। फिर वो डमकते हुए खड़ी होती है और बोलती है कि मुझे डेजर्ट खाना है, मैं बाहर जा रही हूँ। सभी उसे मना करने लग जाते हैं कि तुमने पी ली है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। और इससे वो काफी क्यूट तरीके से रोने का मुंह बना लेती है और बच्चों की तरह हरकतें करने लग जाती है, जिसमें वो सच में काफी क्यूट लग रही होती है। वो सभी उसे क्यूट समझता है और बोलता है कि चलो मैं जा रहा हूँ, मेरे रूम में कुछ स्नैक्स रखे होंगे वो लेकर आता हूँ। लेकिन रित्सु उसको पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मत जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, पक्का वहाँ पे बहुत अच्छा क्रीम पफ मिलता होगा। और ये मूवमेंट देखकर सभी लोग हंस रहे होते हैं। उषा उसे मना कर रहा होता है, लेकिन सेंपाई बोलती है कि मैं तो जाऊंगी। अब उषा सोचता है कि इन्हें पहले से ही पी रखी है और ये मेरे रूम में जाना चाहती है, क्या मैं सच में बहुत लगी हूँ? पर तभी यहाँ पर सयाका और मियामी आ जाती है। उषा बोलता है मुझे पता ही था, मेरी खुशी इतने टाइम तक नहीं रहती। अब सभी लोग बॉयज रूम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पर जो भी गंदी चीज मिलेगी उसके पॉइंट मिलेंगे। वो एक तरह से गेम खेलने लग जाते हैं, पर उषा सबसे चिल्लाकर कहता है कि शांति से स्नैक्स ढूंढो। अब सीधा अगले दिन हो जाता है, जहाँ पर रित्सु की आंख खुलती है और वो खुद को बॉयज रूम में पाती है और बगल में ही मियामी भी लेटी थी। उसे सब कुछ याद आ जाता है और ये भी कि उषा और शिरो यहाँ पर नहीं है। और तब वो उषा की बुक देखती है और सोचती है कि आखिर ये क्या है। वो असल में उषा की वही नोट डायरी होती है और वो देखकर रित्सु सच में काफी खुश हो जाती है। उषा गेट के बाहर ही होता है और सोचता है कि वो लोग उड़ गए हैं, अगर वो उड़ गए हैं तो प्लीज वो मेरा बॉक्स चेक ना करें वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अब उषा दरवाजा खोल देता है और सेंपाई बाहर भाग जाती है। अब मियामी उस बुक को पढ़ने वाली होती है कि उषा उसे छीन लेता है और सेंपाई के पीछे जाता है, बोलता है कि रुको ये कुछ वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। पर वो देखता है कि उसकी सेंपाई मुस्कुरा रही है और वो भी सोचता है कि आखिर क्या बात हो गई है। सेंपाई अब जोर जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है कि तुमने जो भी पॉइंट याद करने के लिए लिखे हैं वो काफी ज्यादा ही फनी है। उषा भी इससे खुश होता है। सेंपाई बोलती है कि तुम ऐसे ही फनी कमेंट लिखते रहना, मैं पढ़ूंगी इसे। उषा बोलता तो ठीक है, आप भी इसमें कुछ न कुछ लिखते रहना। एक तरह से अभी हमारी एक्सचेंज डायरी बन गई है। सेंपाई शर्मा जाती है और यहाँ से जाने लगती है। उषा पीछे से रुकता है और बोलता है क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हो, क्योंकि अगर दोबारा आगे कुछ भी गलत हुआ तो मैं मियामी का फोन दोबारा नहीं ले सकता। वो मेरे से 1000 रुपए लेती है 5 मिनट के। तब रित्सु से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेती है। उषा देख के हैरान होता है, रित्सु शर्मा कर भाग जाती है। बाद में रित्सु उषा के नंबर को देखकर काफी मुस्कुरा रही होती है।
अब इनके स्कूल में होता है कल्चरल फेस्टिवल और रित्सु की क्लास मिड कैफे खोलने के बारे में सोचती है। यहाँ ये आइडिया उस लड़की मिजुहारा ने दिया होता है क्योंकि उसने भी ये एक बुक में पढ़ा होता है। बुक का नाम आते ही रित्सु सब कुछ सुनने लग जाती है। सब सोचते हैं कि बटलर कपड़े कौन पहनेगा और तभी यहाँ पर नाम आ जाता है रित्सु का कि वही पहनेगी बटलर वाले कपड़े। और वो घर पर आती है जहाँ पर सभी पूछते हैं तो क्या तुम बटलर वाले कपड़े पहनने वाली हो, लेकिन सेंपाई बताती है कि मैंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि बटलर कपड़े पहन के तुम काफी जमोगी और बोलोगी माय लेडी वेलकम। सेंपाई बताती है कि ये आइडिया उस लड़की मिजुहारा ने दिया है। मुझे लगता है कि वो बस मेरे से बात करना चाहती है, पर मुझे लगता है कि वो बस एक्टिंग कर रही है। जिस पर उषा बोलता है कि क्या पता वो सच में आपसे बात करना चाहती हो, ना कि एक्टिंग कर रही हो। वो काफी पॉजिटिव पॉइंट बोलता है, पर तभी यहाँ पर मियामी और सायाका आकर बोलते हैं कि हर किसी के नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल सकते हो। जिस पर उषा कहता है क्योंकि मुझे भी बुक पढ़ना पसंद है और मुझे मजा आता है आपसे बुक पढ़ते हुए बात करना। तभी ग्रैंडमा कहती है कि चलो सारे कल्चरल फेस्टिवल साथ में चलेंगे और सब इसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में सभी लोग उषा का ही वेट कर रहे होते हैं क्योंकि सबको पता चल चुका है कि वो एक कैफे में काम करता था, क्योंकि ये सब कुछ तगामी ने बताया है। उषा को तगामी पर गुस्सा आता है, पर लड़कियां कहती हैं कि क्या तुम वहाँ से ड्रेस बोरो कर सकते हो, इससे हमें हमारे कैफे को काफी मदद मिल जाएगी। और अब सबका प्लान बन जाता है कि स्कूल के बाद वो सभी उस कैफे में जाकर ड्रेस मांगेंगी और जबरदस्ती उषा को भी ये मानना पड़ता है। पर वो मन में सोचता है कि मैंने सेंपाई से वादा किया था। तभी वो लड़कियां बोलती है कि उसे एक बात बताओ, जो तुम उस सेकंड ईयर वाली लड़की यानी हमारी सेंपाई के साथ घर जाते हो, क्या तुम उन्हें डेट कर रहे हो। उषा खुश होने लग जाता है। यही सुनकर वो काफी खुश हो रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। पर लड़कियां कहती है कि अच्छा तो तुम लोग कपल नहीं हो तो हमारे साथ चल ही सकते हो। यहाँ रित्सु को मिजुहारा दोबारा मिलती है और माफी मांगती है कि मैंने बिना बोले ही वो डिसाइड कर लिया था, पर मुझे लगा कि ये तुम पर अच्छा लगेगा और मुझे अब भी यही लगता है। अगर तुम्हें टाइम मिले तो देखने जरूर आना तैयारियां कैसी चल रही हैं। और वो सेंपाई को एक बुक दे देती है कि अगर तुम लाइब्रेरी जा रही हो तो इसे भी वहाँ रख देना, और चली जाती है। सेंपाई बुक को देखती है और याद करती है कि ये तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ लिया है और ये काफी इजी है। और अब वो सोचती है कि मैं ये उषा के लिए ले लेती हूँ, उसे पढ़ने में मजा आएगा। यहाँ वो अपनी क्लास में जाती है और बाहर उषा उसी खिड़की की तरफ देख रहा होता है। सोचता है कि सेंपाई आएगी, वो आती है और सोचता है कि वो उसी की तरफ देख रही है, पर नहीं, वो नहीं देखती और बेचारा निराश होकर सबके साथ जाने लग जाता है। और सेंपाई अभी भी खिड़की से बाहर ही देख रही होती है। अब वो लोग उसी कैफे में पहुंच जाते हैं और ओनर बोलती है कि तुम कपड़े ले सकते हो, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारी एक कंडीशन है। उषा बोलता है कंडीशन चाहे जो भी हो, पर मैं यहाँ दोबारा काम नहीं करने वाला। और उसी क्लासमेट बोलती है कि ये फ्री है, इसे रख लो, ये हमारे किसी काम का नहीं। यहाँ ऐसी बैठी होती है और वो उषा को बोलती है। उषा बोलता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब डिनर टाइम पर सभी देखते हैं कि उषा नहीं होता है और ग्रैंडमा बताती है कि उसे लेट हो जाएगा, उसने डिनर पहले ही कर लिया है, वो कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी करवा रहा है। अगली सुबह भी उषा बताता है कि मैं आज भी डिनर नहीं कर पाऊंगा, मुझे कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी है तो मैं वही डिनर कर लूंगा। वे लोग बोलते हैं कि ये तो काफी मजेदार है, तुम अपनी यूथ को जी रहे हो। मैं बोलती है क्या पता उषा कोई लड़की मिल जाए, कोई बूढ़ी या कोई गे टाइप लड़की। उषा बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे काम है, मैं जाता हूँ। स्कूल पहुँचते ही सेंपाई बुक को देख रही होती है, सोचती है कि मैं ये उषा को देना चाहती हूँ। उषा बोलता है तो चलो सेंपाई मैं चलता हूँ। रित्सु से पीछे से रोकना चाहती है पर नहीं कर पाती। तभी एक लड़की आती है और उषा को बोलती है उषा बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है कि तुमने जो मेरी कल मदद करी उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। पर उषा बोलता है कि वो मदद तुमने मेरे से जान मुझे कराई थी। यहाँ वो लड़की उसे वीडियो गेम गिफ्ट कर देती है, बोलती है कि मेरी मदद के लिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट करती हूँ और इसके अंदर न्यू गेम डीमन हंटर 3 भी है तो तुम्हें मजा आएगा। उषा काफी खुश हो जाता है और रित्सु यही दूर से देख रही होती है। और अब रात में सब बात कर रहे होते हैं कि उषा सच में काफी लेट आने लगा है, जिसपे हीरो कहता है कि हाँ इस हफ्ते तो ऐसा रहेगा ही। यहाँ मियामी रित्सु से कहती है कि तुम दोनों ने काफी दिनों से बात नहीं करी है, क्या तुम्हें अकेला लग रहा है रित्सु। सेंपाई बोलती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोलती है वैसे भी तुम हमेशा उससे बुक के बारे में बात करती हो। रित्सु बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है। मैं बोलती है कि तुम उससे मांगा वीडियो गेम इसके बारे में बात कर सकती हो। ये सुनकर और सोचकर वो थोड़ा उदास होने लग जाती है और मियामी सोचती है कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया। यहाँ ग्रैंडमा एक बात बोलती है कि लोगों को अलग अलग चीजें पसंद होती हैं और जब वो एक चीज से उब जाते हैं तो वो दूसरी चीजों पर चले जाते हैं। यहाँ शिरो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो और मुझे भी गेम बहुत पसंद है, खासकर वो डीमन हंटर। गेम्स बुक से तो काफी अच्छी होती है। और मियामी कहती है कि तुम लोग ये सब कर क्या रहे हो, तुम इसे उदास कर रहे हो। स्कूल में उसे सेंपाई के बारे में सोचे जा रहा होता है और ये सोचता है कि मैंने काफी टाइम से उनसे बात नहीं करी है। यहाँ तगामी कहता है कि तुम उनके पीछे ही पागल क्यों हो, यहाँ इतनी लड़कियां हैं, तुम इनके साथ डेट भी कर सकते हो और बात भी कर सकते हो। और उषा कहता है कि मैं अपनी सेंपाई के साथ खुश हूँ, मुझे उनकी दी हुई हर बुक पढ़ना पसंद है, मुझे उनके काफी क्लोज जाना है। उषा खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है हमारे बीच में डिस्टेंस दोबारा हो गया। और अब फाइनली आ जाता है कल्चरल फेस्टिवल का टाइम, जहाँ पर उषा ताकायुकी बना रहा होता है। यहाँ शिरो अपने मुंह पर पेपर बैग डाल कर आया होता है और यहाँ पर सारे लोग पहुँच जाते हैं। मियामी बोलती है कि मुझे इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी तो मैंने पहना दिया इसे पेपर बैग। अब वो सबको ताकायुकी खाने के लिए देता है। यहाँ पर मियामी अपनी खूबसूरती का जाल बिछाने लग जाती है और सारे लड़के उसको लट्टू हो जाते हैं। सायका भी अपने मजे लेने के लिए जाल बिछाना चालू कर देती है और लड़कियां और उषा को उन दोनों पर ही गुस्सा आ रहा होता है। और अब ग्रैंडमा को दोनों पर ही गुस्सा आ जाता है। अब ग्रैंडमा सबको लेकर रित्सु के कैफे में चली जाती है। उषा सोचता है कि काश मैं भी जा पाता, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता। तभी यहाँ पर उसके मिडिल स्कूल के दोस्त आ जाते हैं, दोस्त नहीं क्लासमेट, जो कि काफी बेकार हैं। वो उषा से बोलते हैं कि तुम तो वही बेकार उषा हो ना। यहाँ वो उषा से बोलते हैं कि क्या तुमने उस हयासी को देखा, उसकी कितनी गंदी शक्ल थी, उसने मेकअप किया है, मैं उसे
उसे देखना चाहता हूँ और उसकी दोबारा बेइज्जती करना चाहता हूँ। उषा दोनों से बोलता है कि मुझे कुछ काम है, तो वो दोनों चले जाते हैं। उषा सोचता है कि अच्छा है जब तक यहाँ हयाशी नहीं है, और तभी पीछे से हयाशी आ जाती है ऑनर के साथ, कैफे ऑनर के साथ। इधर हम रित्सु को देखते हैं जहाँ पर मिजुहारा उसके जबरदस्ती कपड़े चेंज कर उसे पटले कपड़े बना देती है, और इसमें रित्सु कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही होती है। सभी लोग सेंपाई को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही होती है। सब उसे कैफे का बोर्ड पकड़ा देते हैं और खड़ा कर देते हैं। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रित्सु को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ शिरो बीच में खड़ा होता है और रित्सु गुस्सा आता है और खींच के उसके बोर्ड ही पेल देती है और उसे पकड़ती है और लेकर भाग जाती है और बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ। अब वो ग्रैंडमा से मिलती है। ग्रैंडमा बताती है कि हम सयाका और मियामी से बिछड़ चुके हैं, तो चलो वापस से उषा के पास चलते हैं। यहाँ उषा हयाशी से बात कर रहा होता है, उसे समझाता है कि कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए। रित्सु ये खिड़की से देख लेती है। हयाशी बोलती है कि चलो कहीं और चलते हैं। ये देखकर रित्सु को बुरा लगता है और वो कहते हैं कि मैं वापस जा रही हूँ। सब बोलते हैं कि चलो उषा के पास चलते हैं, लेकिन वो बोलती है कि मुझे नहीं जाना। उषा हयाशी से बोलता है साथ में, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे बस सेंपाई को देखना है। हयाशी बोलती है कि मुझे भी लेकर चलो। उषा बोलता है नहीं। तब यहाँ पर ऑनर आ जाती है और उषा यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर शिरो भी आ जाता है और हयाशी को चिढ़ाता है। हयाशी उससे भागने लग जाती है और उसके पीछे ही उसके वही मिडिल स्कूल वाले पुराने क्लासमेट हो जाते हैं जो कि उसे चिढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने उसे देख लिया है। सेंपाई एक बिल्डिंग के कोने में खड़ी होती है और सोचती है कि ये कपड़े सभी इसको कुछ ज्यादा ही नोटिस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ पास में ही वो दोनों लड़के हयाशी को परेशान कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम उषा को परेशान करना बंद कर दो। माना कि वो अच्छा है लेकिन वो लूजर भी है और काफी कमजोर है। लेकिन हयाशी बोलती है कि नहीं, वो काइंड है, बल्कि तुम लोग बेकार हो। उन दोनों को हयाशी पे गुस्सा आता है। वो उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाल खींचने लग जाते हैं। तभी ऊपर से सेंपाई आती है और खींचकर एक लड़के के बोर्ड मार देती है। वो दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं और सेंपाई भागते हुए कहीं जाकर छुप जाती है। वो लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। सेंपाई डर के मारे कमरे में होती है और अपनी मदद के लिए किसी को मैसेज कर देती है। फिर हम किसी को देखते हैं जो कि सबको हटाते हुए भागते हुए सेंपाई की तरफ भागता है। यहाँ रित्सु रो रही होती है और वो बंदा गेट खोलकर आता है जो कि उषा होता है। सेंपाई उसको देख के हैरान हो जाती है। उषा बोलता है कि मैं तो डर ही गया था, ये कपड़ा मुझे ऑनर ने बनाया है। रित्सु उसको देखकर हंसने लग जाती है और बोलती है कि तुम कुछ ही पहन लेते हो। उषा बोलता है कि तुम भी तो कुछ ही पहन लेती हो सेंपाई। वो बोलता है कि देखो, आपने मुझे मैसेज किया और मैं आ गया, मुझे माफ करना कि मैं काफी टाइम से बात नहीं कर पा रहा कल्चरल फेस्टिवल की वजह से। यह सेंपाई उससे डेमन हंटर गेम के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो गेम वो मुझे किसी ने दिया है पर मैंने अभी तक उसे खेला नहीं। मुझे वो गेम पसंद है लेकिन मुझे बुक पढ़ना भी ज्यादा पसंद है, क्योंकि अगर बुक्स नहीं होती तो मैं आपसे मिलता कैसे। वो दोनों ऐसे ही काफी बातें करते हैं। उषा बोलता है कि शायद हमें चलना चाहिए, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, पर सेंपाई बोलती है कि तुम बोलो, मुझे तुम्हारी सारी बातें सुननी है। उषा काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। फेस्टिवल खत्म होता है और वो लोग साथ में घर जा रहे होते हैं। उषा बोलता है कि चलो सब कुछ पहले की तरह हो गया। वो उषा को बताते हैं कि जैसा तुमने मिजुहार के बारे में कहा था वो वैसे ही है। तुम्हारा शुक्रिया उषा। और वैसे वो गेम कैसा है, जिस पर वो पूछता है कि क्या आपको गेम भी पसंद है। वो कहती है हाँ फॉर सम रीजन, और मन में कहती है मैं उषा के करीब जाने लगी हूँ। जिसके बाद वो लोग साथ में घर जाने लग जाते हैं और यही इस एनिमे का पहला सीजन खत्म होता है।